मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया बेटा रफ्तार सीरीज में हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 और आइसोमेरिज्म का ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम कन्फर्मर्स भी खत्म करेंगे, मीजो कंपाउंड्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है भाई, तो आई होप आपने पुराने लेक्चर्स देख लिए होंगे, मतलब 10 तक कंप्लीट कर लिए होंगे। तो लेक्चर नंबर 11 में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं सबसे पहले। तो लेक्चर नंबर 11 में सबसे पहले हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैसे काउंट करने हैं, और लास्ट में हमारे पास आएंगे कन्फर्मर्स। ठीक है, देखो आइसोमेरिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसा नहीं कि मतलब जितना मैं पढ़ा रहा हूं इसी टाइप के क्वेश्चंस ही होते हैं। हाँ, नीट में इससे बाहर नहीं आएगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं आपको। बट आप अगर कंपेयर करोगे एडवांस वाले मटेरियल से तो उसके कंपेयर में थोड़ा कम रखना पड़ता है, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, वो आपको पता है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम नहीं करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। और दूसरा, टाइम को मान लो मैनेज भी करे तो फायदा नहीं है, क्योंकि हमें पीएचडी तो करनी नहीं है, हमें नीट के क्वेश्चंस निकालने हैं। तो मैं आपको मेंस तक लेके जाता हूं, ठीक है, जिससे कि मेंस तक के उससे टफ क्वेश्चंस नहीं बनते नीट में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा, ठीक है। चैट में मैंने देखा था कमेंट वगैरह में, तो कमेंट में काफी बच्चों ने रिप्लाई कर रखा था। तो देखते हैं हम होमवर्क वगैरह क्या आएगा भाई। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बोल रखा है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखो ये नीट के ही क्वेश्चंस है, तो लेवल आप देख सकते हो इधर से, पीवाईक्यूज नीट के ही हैं, ठीक है। तो क्या लेवल आता है वो देख सकते हो आप। बोल रखा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन कौन सा पेयर, स्ट्रक्चरल आ गया, तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि हमने बार बार बोला है, क्या बोला है भाई, हमने बार बार एक ही बात कही है कि या तो स्टीरियो होगी या फिर स्ट्रक्चरल होगी। जहां स्टीरियो होगी वहां स्ट्रक्चरल नहीं हो सकती, और जहां स्ट्रक्चरल है वहां स्टीरियो नहीं हो सकती। तो स्ट्रक्चरल आ गया, इसमें हमारे पास ऑप्टिकल ये भी स्टीरियो है और ज्योमेट्रिकल ये भी स्टीरियो है, मतलब ये सही है। इधर क्या आ गया, चेन आइसोमेरिज्म, रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। इधर लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये भी रॉन्ग है। तो मतलब करेक्ट आंसर क्या हमारा, बॉम्बे। क्लियर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, नेक्स्ट है, टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ CH3 CHOH COH विच आर ऑप्टिकली एक्टिव कॉल्ड। ठीक है, दो स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड की जो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उनको हम क्या बोलेंगे। तो आपको पता है क्या बोलेंगे बेटा, इनेंशियोमर। क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर। ये तो इनेंशियोमर की डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, बी। देखो अगर इस कंपाउंड को मैं ड्रॉ करूं तो हमारे पास क्या है, एक कार्बन है, ये कार्बन जिसके साथ एक H है, एक OH है, एक COOH है और एक CH3 है। तो एक ही कायरल कार्बन है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक हमने यही पढ़ा था कि अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन हो तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो एक ये कंपाउंड है, एक इसका मिरर इमेज बनेगा, और दोनों को हम क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर। क्लियर है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसका भी बॉम्बे हो गया ना। इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, वो बोल रहा है कि पीपीएल को रोटेट नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ। और उसके बाद बोल रखा है लाइट बाय ए कंपाउंड इन ए स्पेसिफिक सॉल्वेंट, और कंपाउंड कायरल भी है, कंपाउंड कायरल है बट पीपीएल को रोटेट नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है कि पीपीएल रोटेशन कितना है हमारे पास, पीपीएल रोटेशन 0 है। इधर लिखता हूं मैं थोड़ा, पीपीएल रोटेशन कितना है, ये शायद मैंने क्वेश्चन नहीं दिया था आपको होमवर्क में या पता नहीं। पीपीएल रोटेशन कितना है, 0 है, बट कंपाउंड के पास क्या है, कायरल कार्बन है, कंपाउंड के पास क्या है, कायरल कार्बन है। तो इसका क्या मीनिंग है,
तो इस क्वेश्चन को मैं होल्ड पे रख रहा हूं बेटा अभी, क्योंकि अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए होल्ड पे रख रहा हूं, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल, बोल रखा है कि कौन सा कंपाउंड है जो कायरल नहीं है। आईयूपीएससी नेम दे रखे हैं, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ए ड्रॉ करते हैं। ए क्या है हमारे पास, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो सबसे पहले किसको देखेंगे हम बेटा, मेन चेन को। सबसे पहले किसको देखेंगे, मेन चेन। तो पेरेंट चेन प्रोपेन 3 कार्बन 1 2 3 और प्रोपेनोइक एसिड है तो ये बना दिया हमने COH। उसके बाद क्या हमारे पास 2 पे हाइड्रोक्सी है तो ये 1 ये 2 ये 3 ये आ गया 2 पे हाइड्रोक्सी। और उसके बाद क्या है, बस यही है, क्लियर है। तो कायरल है क्या, बिल्कुल कायरल है। क्यों है कायरल, देखो एक H एक CH3 एक OH एक COH, क्लियर है। तो ये तो कायरल है। 2 ब्यूटेनॉल, इसको देख लेते हैं भाई, 2 ब्यूटेनॉल क्या बोलता है। 2 ब्यूटेनॉल क्या बोल रहा है, इसको भी देख लेते हैं हम। ब्यूटेनॉल 1 2 3 4 और इधर क्या आ गया हमारे पास OH, ये है H। तो इधर CH3 इधर H इधर OH और इधर क्या है इथाइल। तो ये भी क्या हो गया बेटा, कायरल है इसमें, ठीक है। तो ये भी कायरल है। 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन, 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन। तो C को हम इधर ड्रॉ करते हैं बेटा, C। 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, पेंटेन का मतलब क्या हुआ 5, 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब इसके बाद क्या बोला है उसने, 2,3 पर क्या है डाइब्रोमोपेंटेन। तो ये नंबरिंग कहीं से भी कर लो, ये आ गया ब्रोमीन, इधर भी आ गया हमारे पास ब्रोमीन। देखो कायरल है क्या, बिल्कुल कायरल है। तो भर भर के कायरल है क्योंकि 2 कायरल कार्बन है इसमें, ठीक है। ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, क्लियर है बेटा। तो ये भी सही है, मतलब ये भी कायरल है। अब आया हमारे पास 3 ब्रोमोपेंटेन, इसको देख लेते हैं भाई। तो डी ऑप्शन को अगर हम देखें तो फिर से पेंटेन ही है, 1 2 3 4 5। 3 पर क्या है ब्रोमो, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करो। इस वाले में तो हमने 1 2 3 4 5 इधर से क्यों नंबरिंग कर रखी है, क्योंकि ब्रोमीन इधर लगा हुआ है, ठीक है। उधर लगा दे तो उधर से कर देते हम, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देना होता है। हाँ भाई, इधर आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5। तो 3 पर ब्रोमो है तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। तो 3 पर क्या है, इधर एक H है। अब देखो ये और ये दोनों क्या है, सेम है, इसका मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, दिल्ली। क्लियर है भाई। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं यार, नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ नहीं आते। नेक्स्ट है हमारे पास एक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H16। C7H16 है। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं तो ये तो एल्केन का फॉर्मूला है, क्या है बेटा एल्केन। क्या बोल रखा है इसके बाद, सोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंपाउंड विल बी, बोल रखा है कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C7H16। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इसका कौन सा कंपाउंड होगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास 7 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए, 7। तो अगर किसी ऑप्शन में 7 कार्बन नहीं, उसको मैं वैसे ही हटा दूंगा। तो देखो पेंटेन 5 कार्बन और ये क्या है मिथाइल, कितने मिथाइल है 2, तो इसमें तो 7 कार्बन है, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन और ये क्या है डाइमिथाइल। तो डाइमिथाइल में 2 2 डाइमिथाइल, तो 6 कार्बन हो गए। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, हमारे तो थोड़ी ना ड्रॉ करेंगे। तो अगर जिन क्वेश्चंस को एलिमिनेट, जिस ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते करिए, ठीक है ना। तो क्या है बेटा 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है ना। तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, मिथाइल में कितना होता है 1। कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल है भाई, 2 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल है। तो 2 कार्बन मिथाइल के और 4 कार्बन ये 6 कार्बन है। बट मेरे पास मेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चन में जो दे रखा है उसमें कितने हैं 7। तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद क्या दे रखा है 2 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन मतलब कितने बेटा 6 और एक ये मिथाइल का, तो इसमें 7 कार्बन है, मतलब ये हो सकता है। नन ऑफ दीज को तो बाद में देखेंगे। तो अब देखते हैं हम, ए को बनाना है और सी को बनाना है। सी को देखते हैं, सी क्या है हमारे पास, कितने कार्बन बेटा, हेक्सेन मतलब 6, हेक्सेन मतलब 6, तो 6 कार्बन है हमारे पास, क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन बनाए
उसके बाद क्या हमारे पास 2 पर मिथाइल, तो मिथाइल कहीं पर भी लगा दो, ये मैंने लगाया 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर मिथाइल है ये। क्या कोई कायरल कार्बन है इसमें, बताइए भाई, क्या कोई कायरल कार्बन है? नहीं है, कोई कायरल कार्बन नहीं ना, तो ये कायरल है क्या? नहीं है, स्टार नहीं आएगा इधर, क्यों? क्योंकि इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। बात समझ आ रही है बेटा? ये दोनों मिथाइल मिथाइल है, तो कायरल नहीं है, तो मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। ए हो सकता है या फिर डी होगा, ए या डी में से कोई होगा, तो ए को चेक करते हैं। 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, पेंटेन बोला है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गया। इसके बाद 2 और 3 पर डाई मिथाइल बोल रहा है, तो 2 पर मिथाइल लगाया मैंने CH3, 3 पर भी मिथाइल लगाया CH3। अब देखते हैं कि कायरल है या नहीं है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सबसे पहले इस कार्बन को देखते हैं, इधर तो 2 मिथाइल है, तो ये तो कायरल नहीं है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, खत्म। इसको देखें तो इधर मिथाइल है, इधर एक शानदार H है, इधर इथाइल है, और इधर आइसोप्रोपाइल है, तो ये चारों अलग है, मतलब ये कायरल कार्बन हो गया, ये कायरल कार्बन है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ए। हो सकता है कि ये भी कायरल हो सकता है, हो सकता है कि ये भी कायरल हो, बट अगर ये कायरल हुआ तो भी बी वाला आंसर नहीं होगा, बी वाला आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी में कार्बन कितने हमारे? 6 कार्बन है, इसलिए बी आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल, बोल रखा है कि कौन सा कंपाउंड है जो कायरल नहीं है। ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो सिंपल हम ड्रॉ करेंगे CH3, इसके बाद CHD, तो ये CHD, और उसके बाद क्या है? CH2Cl, तो ये आ गया हमारे पास CH2Cl। कायरल है क्या? बिल्कुल, ये तो कायरल है, ये रहा कार्बन। क्लियर है? अलग अलग है भाई वैलेंसी। इसके बाद इसको देखते हैं, इसमें क्या है हमारे पास? CH3 CH2 CHDCl, ये भी कायरल है, CH3 CH2, इसके बाद C, अब इसकी C के साथ एक है H, एक है D, एक है Cl, तो ये भी कायरल आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, DCH2 CH2Cl, ये कायरल है क्या भाई? पहला कार्बन है हमारे पास CH2, इसके साथ कनेक्टेड है D, ठीक है। इसके बाद फिर CH2 है, फिर CH2Cl है। इसमें कोई भी कार्बन आपको कायरल देख पा रहे हो क्या? बताओ भाई, क्या आपकी अंतरात्मा आपको ये बोलती है कि कायरल है? अरे बताओ, नहीं है ना, तो ये कायरल नहीं है, मतलब करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास? सी, चेन नहीं आ गया। डी को भी चेक कर लेते, तो डी में हमारे पास क्या आता है बेटा? डी हमारा क्या बोलता है? CH3, इसके बाद CH, तो ये आ गया CH3C, इधर आ गया H, इसके बाद क्या है H के साथ? इधर Cl, और फिर क्या है? CH2D, CH2D, तो ये कायरल कार्बन बैठा। क्लियर है भाई? तो करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि होमवर्क का, अच्छा अभी तो और भी बचे यार, काफी क्वेश्चन दिए थे ना। हाँ, CH3 CHCl CH2 CH3 हैज ए कायरल सेंटर, बोल रखा है कि भाई एक कायरल सेंटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इट्स आर कॉन्फ़िगरेशन, RS का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है, मतलब फिशर फॉर्मूला दे रखा है। तो सबसे पहले करते हैं हम हायर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट में लिखा था, ठीक है, उसका याद आ गया मेरे को, पहले नहीं आया था, कि सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूजन है। वैसे तो क्वेश्चन बनता नहीं है, डाउट बनता नहीं है, बट ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब बेटा जो हमारी घड़ी होती है ना, उसकी डायरेक्शन में, जैसे वो सुई चलती है उसके अकॉर्डिंग, अगर उसी डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं, हमारा एरो जा रहा है, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज है, और अगर उसके अपोजिट में जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज। ये भी क्लॉकवाइज ही है, अगर मान लो ऐसे जाएंगे तब भी, ऐसा नहीं कि इधर से स्टार्ट हो। बात समझ में आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसे? अगर हम ऐसे घूमते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ भाई, तो अब हम करते हैं हायर लोअर प्रायोरिटी खेलते हैं। तो क्या होगा हमारे पास? Cl1, इधर एक कार्बन है, एक कार्बन इधर भी है, बट इसमें दूसरा भी कार्बन आएगा, तो इसको 2, ये 3 और ये 4, तो 1 2 3 घूमना है,
4 अगर कहीं बीच में आता है तो उसको तो इग्नोर मानना है। तो 1 2 3 हम घूमे इधर, तो क्लॉकवाइज आया तो आर हो गया, क्लॉकवाइज आया तो आर हो गया, नहीं रुकना है। अब हमें देखना है हॉरिजॉन्टल पर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो नहीं है, लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है, इसलिए आर ना होके इसका आंसर क्या आएगा बेटा एस, आर ना होके आंसर क्या आएगा एस। तो हमारा जो आंसर है इसका वो एस है। उसने पूछा है आर किस में, ठीक है। अब इधर देखते हैं हम, वैसे तो चेंज से भी बता सकते हैं कि सेम चेंज, एक चेंज होता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, और दो इवन नंबर ऑफ चेंजेस करते हैं अपन तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। बट मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा उस चीज से, आप एक ही हम रखेंगे मेथड, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। चलो आंसर ही आ गया 1 2 3 क्लॉकवाइज आर और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पर, तो ये आर ही रहेगा। तो आंसर आ गया हमारा बॉम्बे। बाकी भी देख लेते, कोई और तो नहीं है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज में घूम रहा है आर, बट फिर से हॉरिजॉन्टल किधर है, हॉरिजॉन्टल पर क्या है लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो क्या हो जाएगा बेटा एस। क्लियर है? अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है। अब इसके बाद हम इधर देखते हैं, इस वाले में क्या हो रहा है हमारे पास, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4। एंटी क्लॉकवाइज, अरे एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इस वाले केस में एच का है हमारा वर्टिकल पर, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो एस का एस ही रह जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास बी। नेक्स्ट, द कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड ये दे रखा है हमारे पास, तो ये कॉन्फ़िगरेशन पूछ रखा है आर एस ई जेड। ई जेड का तो देखने का कोई मतलब है नहीं, क्यों? क्योंकि सर ये तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखते हैं। किसमें देखते हैं? ज्योमेट्रिकल में। तो बताओ भाई आर एस में से कौन सा होगा? फिशर में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं है सर, हमें वेज डैश में ही आता है, तो हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 1, ये आ गया हमारे पास 2, इसको बोलेंगे 3 और ये है 4। और सर ये तो बिल्कुल इजी है, क्यों? क्योंकि सर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर है। अच्छा ये भी देख लो, ये बेटा बॉन्ड है डैश, मैंने जब बताया था आपको तो बोला सही था, बट शायद उधर गलत लिख दिया था, मतलब 2 बार डैश लिख दिया। ये डैश डैश लग रहा है तो ये डैश है, और ये बॉन्ड कौन सा है? वेज। क्लियर है भाई? ठीक है। तो अब लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर डैश पर है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस वाले केस में हमारे पास 1 2 3 घूमो, जब 1 2 3 हम घूमेंगे तो क्या आएगा? 1 किधर है? ये रहा। 2 किधर है? ये रहा। कौन सी डायरेक्शन हुई बेटा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया? आर। तो देखो भाई आर किधर है, आर दे रखा है हमारे पास आगरा में, ए फॉर आगरा। क्लियर है बेटा? तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया हमारे पास? आर। क्लियर है ना? 1 2 3, फोर्थ वाले को तो देखना ही नहीं हमें। क्लियर है? अब आई थिंक हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है होमवर्क का, नहीं अभी भी 2 क्वेश्चन है यार। क्या है हमारे पास? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर इन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में डिफर करते हैं ये हमें बताना है। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर पोजीशन डिफरेंट हो गई तो क्या हो गया? पोजिशनल आइसोमर हो गया। सबसे पहला पॉइंट ज्योमेट्रिकल, जैसे ही उसने बोला है तो हमारे माइंड में आ गया कि सर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है। अब अगर ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है, इसका मतलब स्ट्रक्चरल तो होगी नहीं। क्लियर है? पोजीशन ऑफ एटम्स रॉन्ग है, पोजीशन ऑफ एटम भी चेंज नहीं होगा, सेम पोजीशन होगी। स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बिल्कुल ये सही है हमारे पास। स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिफरेंट होता है। क्लियर है? जीआई में भी और ओआई में भी। लेंथ ऑफ कार्बन चेन, लेंथ ऑफ कार्बन चेन सेम होगी, अगर डिफरेंट हुई तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गई। ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या हमारा? चेन्नई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन डबल बॉन्ड इन टू ब्यूटीन इज ड्यू टू। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पूछा है, किसकी वजह से? ये क्वेश्चन मेरे को काफी अच्छा लगा, मतलब काफी पुराना क्वेश्चन है बट काफी अच्छा है, 1993 का है बट काफी अच्छा। 2 ब्यूटीन बोला है बेटा, तो ये आ गया हमारे पास CH3 CH, या सिंपल ही बना देता हूं CH3 C, इधर बना दिया मैंने H CH CH3। 2 ब्यूटीन बोला है, मतलब इधर क्या है? पाई बॉन्ड। ठीक है?
अब देखेंगे भाई हम इस कार्बन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं कौन सा है sp2, इस कार्बन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो कौन सा है sp2। क्लियर है? तो जो हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ रहा है वो तो इधर ही आ रहा है, जो हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ रहा है वो तो इधर ही आ रहा है। ठीक है, तो सर sp2 वाला होगा, तो आप क्या टिक किया है, क्या करोगे आप कि सर देखो इधर क्या बोल रखा है, ओवरलैपिंग ऑफ 1s 1p sp2, रॉन्ग है सर। ओवरलैप ऑफ 2sp2, हाँ सर ये हो सकता है, हो सकता है, मैंने बोला अभी। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग हो भी सकता है, मेरे अकॉर्डिंग अभी मैं बात नहीं कर रहा। उसके बाद इधर क्या दे रखा है 1p एंड 1sp2, ये भी रॉन्ग है। तो ए और सी को हटाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बचा बी और डी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इधर क्या दे रखा है साइडवेज ओवरलैप ऑफ 2p ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब वैसे तो आपको पता है, अब देखो ध्यान से सुनेंगे, साइडवेज ओवरलैप ऑफ p बॉन्ड p ऑर्बिटल, इसका मतलब क्या है पाई बॉन्ड है, क्योंकि साइडवेज ओवरलैपिंग किस में होती है, पाई बॉन्ड में होती है। अब तो आपने केमिकल बॉन्डिंग कितना पढ़ लिया है, वीबीटी वगैरह पढ़ा रहे थे सर, देखा था मैंने। ठीक है भाई, तो साइडवेज ओवरलैप ऑफ 2p ऑर्बिटल, तो इधर क्या बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा। अब ध्यान से देखना, ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में कभी भी पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता है, पाई बॉन्ड नॉट इंक्लूडेड। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एस मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पाई ऑर्बिटल काउंट होते नहीं है, जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं वो काउंट होते नहीं है, पाई बॉन्ड हम काउंट करते नहीं है। और ये हमें पता है कि ये जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वो किसकी वजह से, ये तो पाई बॉन्ड की वजह से। किसकी वजह से बेटा? पाई बॉन्ड की वजह से। अब पाई बॉन्ड sp2 की ओवरलैपिंग से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सर अगर मैं sp2 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करा रहा हूं और उसको पाई बॉन्ड बोल रहा हूं तो पाई बॉन्ड को काउंट करना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में, बट हम तो सिग्मा बॉन्ड लेते हैं, ओनली सिग्मा और लोन पेयर लेते हो ना, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर लेते हो, तो सिग्मा बॉन्ड लोगे या लोन पेयर लोगे, पाई बॉन्ड तो नहीं ले रहे। इसका मतलब इधर जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से जो बॉन्ड बन रहा है ना वो तो बेटा सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं आ रहा है, वो किससे आ रहा है? पाई बॉन्ड से। तो करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, हो सकता है काफी बच्चों ने आंसर डायरेक्टली भी टिक कर दिया हो, डी सही भी टिक कर दिया हो, बट शायद इतना सही से नहीं सोचा हो। ठीक है, तो अच्छा है जितनी क्वेश्चन की और आंसर की अंडरस्टैंडिंग हो उतना अच्छा है बेटा। ठीक है, क्योंकि इधर उधर के अब जो क्वेश्चंस आएंगे तो हम कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा होमवर्क। एक क्वेश्चन होमवर्क का बचा हुआ है, तो वो हम जैसे ही आज का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अभी कवर नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है। ठीक है, तो नीट के क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है आप देख सकते हो, आप कहीं से भी नीट की कोई भी बुक उठाओ, क्वेश्चंस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अपने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो आप, आराम से होंगे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आता है हमारे पास टॉपिक है आज का। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें एक कंपाउंड कायरल ऐसे कंपाउंड जिनमें एक कायरल कार्बन हो उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो उसके लिए हमने स्टेटमेंट बोला था कि अगर किसी कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और क्या क्या बताया था? बताया था कि एक वो कंपाउंड रहेगा, एक उसका इनेंशियोमर एग्जिस्ट करेगा, मतलब मिरर इमेज। तो टोटल यूनिवर्स में दो कंपाउंड होंगे। ठीक है, एक वो एक उसका मिरर इमेज। क्लियर है भाई? अब बात करेंगे कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल हो तो क्या मतलब है। इससे ज्यादा कभी नहीं पूछेगा, मैक्स टू मैक्स तो दो का ही पूछता है वो। हाँ भाई, अब समझो बात को। पहला पॉइंट, कायरल कार्बन डजंट मीन इनेंशियोमेरिकली प्योर और ऑप्टिकली एक्टिव। बिल्कुल सही बात है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि एक कंपाउंड है जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, मैंने ये नहीं बताया कितने कायरल प्रेजेंट है। ठीक है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो क्या इसका मतलब ये होगा कि वो कंपाउंड कायरल है? नहीं, जरूरी नहीं है। वो कंपाउंड कायरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मैं बोल रहा हूं कि कंपाउंड ही कायरल है
फिर से पता नहीं मैंने शायद क्या बोल दिया, उल्टा सीधा ना बोल दिया। मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन्स है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जरूरी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं जब मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट लेक्चर लिया था। उसके बाद अब मैं दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अब मैं कार्बन की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं कंपाउंड बोल रहा हूं कि कंपाउंड कायरल है। कंपाउंड कायरल है का मीनिंग हो गया कि कंपाउंड में पीओएस एंड सीओएस एब्सेंट है। तो अगर पीओएस एंड सीओएस एब्सेंट है तो कंपाउंड 100% श्योर है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो वही लाइन लिखी हुई है इधर कि कायरल कार्बन, कायरल कार्बन डजेंट मीन इनेंशियोमेरिकली प्योर और ऑप्टिकली एक्टिव। इनेंशियोमेरिकली प्योर का मतलब ये है कि एक ही इनेंशियोमर है प्योरली, ठीक है। बट कायरल कंपाउंड, इधर क्या बोल रखा है हमारे पास, बट कायरल कंपाउंड मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव और इनेंशियोमेरिकली प्योर। बट अगर कंपाउंड कायरल है इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है? अब अगर इफ एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेन्स मोर देन 1 कायरल कार्बन, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा क्या है बेटा, कायरल कार्बन है, तो इट मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का एक ही रीजन है, सिमेट्री। और सिमेट्री का मतलब दो ही होता है, या तो पीओएस या फिर सीओएस। तो अगर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ इसका मतलब उसमें या तो पीओएस होगा या फिर सीओएस होगा या फिर दोनों होंगे। कंपाउंड में कायरल कार्बन है बट उसके बावजूद, कायरल कार्बन मतलब एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। अगर कंपाउंड में एक ही कायरल है तो सिमेट्री आएगी ही नहीं, तो पीओएस सीओएस बोलने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन है और उसके साथ साथ पीओएस या फिर सीओएस या फिर दोनों हैं तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। और इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा? मीजो कंपाउंड। अभी हम पढ़ेंगे वैसे, तो टेंशन ना ले, ठीक है। अभी आएगा हमारे पास मीजो, तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मीजो। और इफ नॉट हैविंग एनी ऑफ दीज, अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, ना पीओएस हुआ ना सीओएस हुआ, ठीक है, तो उस वाले केस में हमारा जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो अभी दिमाग बिल्कुल खुल गया होगा, बिल्कुल सेट हो गया होगा दिमाग में क्या कि सर एक कायरल कार्बन है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव, केस खत्म, साइड में रख दिया। अब उसके बाद क्या है कि सर अगर एक से ज्यादा कायरल हुए तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि अगर पीओएस या सीओएस या दोनों हुए तो इनएक्टिव, और अगर नहीं हुए तो एक्टिव। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल भी ले रखा है। इफ कंपाउंड हैज सिमेट्री, अगर कंपाउंड में सिमेट्री है पीओएस या फिर सीओएस या दोनों, तो इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बेटा? मीजो कंपाउंड। क्या बोलेंगे? मीजो कंपाउंड, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है टार्टरिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। 2 कार्बन है हमारे पास जिसपे HOH और COH प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखना मैं इनकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। दो कायरल कार्बन है तो मैं 2 कायरल कार्बन है तो भाई 2 लगा दिए। जितने कायरल कार्बन है उतने ही प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब देखो एक साइड COOH आ गया, इधर भी COOH, इधर तो कहानी खत्म करता हूं सबकी। COOH COOH, ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आएगा बेटा पूरा। और अभी आपको बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा सब चीजों का। ये हमारे पास आ गए, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है हमारे पास? एक OH है एक H है।
तो ये रखा मैंने OH, इधर रखा OH, इधर रखा H, इधर रखा H, ठीक है। इधर क्या आ गया हमारे पास। अब मैं इसका मिरर इमेज ले रहा हूं, जस्ट क्या लिया मैंने, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज हम लेते हैं, इससे ले लेते हैं भाई। तो मिरर इमेज लिया मैंने, तो ये OH आ जाएगा इधर, ये H, ये क्या हो गया H, और ये आ गया OH, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि सर OH OH आपने अपोजिट डायरेक्शन में रख रहे हो, सेम में रख दो। OH OH, ये आ गया H, ये आ गया H, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और आ रही होगी आपके दिमाग में, बट मैं अभी नहीं बना रहा, बाद में देखेंगे, ठीक है भाई। अब ये आ गया हमारे पास, देखो ये कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन, ठीक है। इधर भी कायरल कार्बन है, इधर भी कायरल कार्बन है। आप कॉपी के टॉप पर एक नोट लिखना भी कि फिशर में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक नहीं कर सकते आप। फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक नहीं करोगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये आपको क्या दिख रहा है, प्लेनर दिख रहा है। अरे आपको प्लेनर दिख रहा है ना, ये तो भाई इसी प्लेन में दिख रहा है, बट एग्जैक्टली कंपाउंड प्लेन में है ही नहीं। अगर कोई बच्चा ऐसे कर रहा है, देखो मैं बता रहा हूं आपको, काफी लोग इधर दिमाग वाले होंगे जिनका दिमाग बहुत तेज दौड़ रहा है अभी, और वो सोच रहे होंगे कि देखो हमने बता दिया कि इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो इधर चले फिर इधर आए, इसके बाद इधर गए और इधर गए, तो सर देखो बढ़िया वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रखी है। अगर कोई महानुभाव ऐसा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वो गलत नहीं, बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है। एक आते हैं गलत, एक आते हैं बहुत गलत, उसके बाद आते हैं ये लोग जो COS चेक करते हैं किसमें, फिशर में। तो फिशर में कभी भी COS चेक नहीं करना है, बात समझ में आ गई बेटा। तो ये हम हटा रहे हैं, क्लियर है। तो आपको इस वाली कैटेगरी में नहीं आना है जो बहुत गलत है, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब हमारे पास आते हैं बाकी केस। तो COS तो चेक नहीं करना है, POS चेक कर सकते हो आप, POS चेक कर सकते हो। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है, आपको दिख रहा है, इसमें भी नहीं आ रही, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही होगी मेरे हिसाब से। तो अगर नहीं दिख रही तो हम दिखा देते हैं, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी को नहीं दिख रही है तो हम दिखाई देते हैं, तो ठीक है इससे दिखा देते हैं। देखो भाई ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रही, दिख रहा है क्या आपको, दिख गई होगी भाई, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। OH के ऊपर OH है, H के ऊपर H है, COH भी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आप चेक कर सकते हो, दिख गया ना, OH के ऊपर OH, COH COH H H, ठीक है। इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। ये तो आ गई, आप ऐसे चेक करोगे। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या है POS है, इसमें क्या है POS आ गई। अब अगर इसमें POS आ गया है, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि या तो POS या COS या कोई भी, मतलब दोनों अगर आ जाए तो उस वाले केस में कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कायरल कार्बन है क्या, हाँ है। तो कुल मिला के मीजो कंपाउंड के लिए क्या जरूरी है, मीजो कंपाउंड के लिए सबसे पहले जरूरी बात है क्या, कि कंपाउंड कायरल होना चाहिए। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कायरल। तो मेरे पास कंपाउंड में कायरल होना चाहिए, साथ ही साथ कंपाउंड कायरल नहीं सॉरी, कंपाउंड में कायरल कार्बन होनी चाहिए। कंपाउंड में कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है, ठीक है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम 1 से ज्यादा कायरल कार्बन होनी चाहिए मीजो के लिए, ठीक है। और उसके बाद कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। कंपाउंड क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल दिया तो आपके दिमाग में खुद से आ गया कि उसका रीजन या तो POS होगा या COS होगा, क्लियर है भाई। तो ये हमारे पास मीजो की कंडीशन आ गई। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है और इस कंपाउंड को हम बोलेंगे मीजो कंपाउंड। क्या बोलेंगे, मीजो कंपाउंड, ठीक है। अब ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, सर POS है, बिल्कुल बात सही है। बट हमने जो आइसोमेरिज्म स्टार्ट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म PPL से स्टार्ट की थी, उधर से समझने का ट्राई करें, ठीक है भाई।
तो मैं क्या करता हूं, इनका कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करता हूं। क्या करता हूं, कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करता हूं। तो इसको मैंने नंबरिंग कर रहा हूं, मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूं, मैं ध्यान से देखना। किससे दे, व्हाइट से दे देता हूं मैं नंबरिंग। पहला OH वाला हो गया 1, इसके बाद C डबल बॉन्ड O है तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इधर वाला 3 वैलेंसी हो गई और ये 4 हो गई। तो 1 2 3 4 घूमेंगे अपन, 1 2 3 घूमेंगे मतलब। तो 1 2 3 अगर हम रोटेट करते हैं तो 1 2 3 कौन सा हुआ, ये, ठीक है। इधर तक आया 1 2 3 तक। अब 1 2 3 तक अगर हम आ रहे हैं तो उस वाले केस में हमारे पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है, बिल्कुल सही है। बट हॉरिजॉन्टल पर क्या है, लोवेस्ट प्रायोरिटी, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, बट लोवेस्ट प्रायोरिटी किस पे, हॉरिजॉन्टल पर। इसकी वजह से एस का क्या हो जाएगा हमारे पास, आर। तो ये हमारे पास है आर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको मैं लिख रहा हूं इधर आर, इधर ही लिख दिया मैंने आर। क्लियर है भाई। अब हम इधर देखते हैं, तो इधर भी देखेंगे तो सेम ही है, कुछ होगा नहीं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। फिर से 1 2 3, तो ये 1 2 3 इधर घूमे। क्लियर है, 1 2 3 इधर घूमे, कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या आएगा सर, क्लॉकवाइज के लिए आएगा आर। क्लॉकवाइज के लिए क्या आया, बट फिर से हॉरिजॉन्टल पर क्या है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो क्या होगा, एस। क्लियर है। अब देखो इधर मैं लिख देता हूं एस, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस। क्या मतलब हुआ, अगर ये बाकी वैलेंसीज तो सेम है, बाकी वैलेंसीज मतलब COH COH, OH OH, H H, और चौथी वैलेंसी ये वाली ग्रुप, तो इस वाले के लिए ये वाला ग्रुप पूरा, मतलब वैलेंसीज सेम है। अब ध्यान से सुनना, ये R है, ये S है, वैलेंसीज सेम है। तो अगर इसने PPL को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब राइट साइड में रोटेट किया थीटा डिग्री से, मान लो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा सेम थीटा डिग्री से। मतलब ये हमारे पास है, तो एक ने इधर किया, अब थीटा हुआ, अब वापिस से माइनस थीटा होगा, तो वापिस से टोटल रोटेशन कितना होगा, 0। मतलब ये जितना रोटेट करेगा एक डायरेक्शन में, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड से रोटेट करेगा, जिसकी वजह से पीपीएल का रोटेशन कितना हो जाएगा, 0। और क्या इस रोटेशन को 0 करने के लिए कोई बाहर का कंपाउंड आया दूसरा, नहीं, इंटरनली कंपनसेट हुआ है। तो याद करो जब मैंने रेशमिक पढ़ाया था, तो एक इनेंशियोमर दूसरे इनेंशियोमर का टोटल रोटेशन 0 कर रहा था। इधर सेम कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है, इसका मतलब जो मीजो कंपाउंड होता है उसमें जो सिमेट्री पीपीएल का रोटेशन 0 होता है, वो किसकी वजह से होता है बेटा, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। बट रेशमिक में किसकी वजह से होता था, एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो समझ में आ गया क्यों हुआ है, क्योंकि ये आर है, ये एस है, तो अपोजिट डायरेक्शन में पीपीएल को रोटेट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आप देखोगे तो देखो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को देख लेता हूं मैं, ये आर है, तो आप चेक करना, ये आर है ना उधर, ठीक है, OHS, तो ये भी बेटा आर ही होगा, और इधर ये एस है तो ये भी एस होगा, ये चेक कर लेना आप। क्लियर है। तो अब देखो आर आर मतलब ये अगर क्लॉकवाइज में तो ये भी क्लॉकवाइज में, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज में तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज में, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा है तो नीचे वाला भी एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब कैंसिल आउट नहीं हो रहा है इधर। क्या नहीं हो रहा है बेटा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों कंपाउंड तो इनेंशियोमर है, एक दूसरे के क्या है बेटा, इनेंशियोमर। बात समझ में आ गई। ये ऑप्टिकली एक्टिव OA, ठीक है, और ये भी क्या है बेटा, OA, तो दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है। बात समझ में आ रही है। और दोनों ही एक दूसरे के क्या है बेटा, इनेंशियोमर। ये क्या है, एक दूसरे के इनेंशियोमर। इधर हम लिखते हैं आपके लिए इनेंशियोमर। तो अब देखो हमारे पास इधर क्या है, 2 कायरल कार्बन है, बट कंपाउंड में सिमेट्री आने की वजह से टोटल आइसोमर मेरे पास 3 बने। अब इसका मिरर इमेज नहीं होगा, क्योंकि इसका मिरर इमेज होगा वो सेम ही आइडेंटिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आइडेंटिकल। क्लियर है। अब हम देखते हैं, मतलब आप इसका मिरर इमेज अगर बनाना चाहो तो बना लेना, आप मिरर इमेज बनाओगे तो आइडेंटिकल आएगा, कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा, ठीक है, दोनों कार्बन का, मतलब RS SR वही हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, तो अब कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल सा, वैसे मैंने बता दिया आपको, क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी देख लो। इफ ए कंपाउंड हैज 2 कायरल सेंटर, अगर किसी कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन है एंड वैलेंसीज ऑफ पेरेंट चेन आर सेम,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वैलेंसीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। वैलेंसीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर वैलेंसी सेम नहीं हुई तो फिर कोई मतलब नहीं है। वैलेंसीज आर सेम, तो उस वाले केस में हमारे पास क्या होगा? देन देयर आर 3 आइसोमर इन स्पेस। तो टोटल स्पेस में कितने आइसोमर बनेंगे? 3, जिनमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे जिनको हम एनेंशियोमर बोल रहे हैं, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा जिसको हम मीजो कंपाउंड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? मीजो कंपाउंड। क्लियर है? अब देख लो, कंपाउंड विच हैज पीओएस और सीओएस विद कायरल कार्बन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड इज नोन एज मीजो कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन है विद कायरल कार्बन, ठीक है, बट उनमें पीओएस है या सीओएस है या दोनों है, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और क्या होंगे बेटा? मीजो कंपाउंड बोले जाएंगे। क्लियर है? एंड देयर इज नो मिरर इमेज ऑफ दिस इन स्पेस बिकॉज इट्स हाफ पार्ट इज मिरर इमेज ऑफ इट्स हाफ पार्ट। हाफ पार्ट का मिरर इमेज ही हाफ पार्ट है, मतलब उसी में सेम कंपाउंड में। तो यूनिवर्स में कोई मिरर इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है बेटा? तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर है? कुल मिला के ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये देखो, मैं बता रहा हूं मिस्टेक क्या करोगे आप। अगर मैं आपसे पूछूं, ईमानदारी से जवाब देना, वीडियो पॉज करके देना बेटा, आंसर वीडियो पॉज करके देना है। ये मैंने बनाया, ठीक है, ये इधर है हमारे पास। और मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये मीजो कंपाउंड है? क्या ये मीजो कंपाउंड है? तो मैं बता रहा हूं आपको, मैं ये रियलिटी है, आपके साथ भी हुआ होगा। अभी तो मैं इतना बोल रहा हूं तो हो सकता है आपने ध्यान दे दिया हो। इधर देखते हम OH है, इधर देखा हमने OH है, इधर देखा हमने H है, इधर देखा हमने H है, और ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि सर मीजो आ गया क्योंकि प्लेन ऑसिमेट्री है। नहीं, मीजो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा सारी वैलेंसी सेम नहीं है ना, ये सेम नहीं है। इधर क्या है? C2H5, इधर क्या है बेटा? C2H5 है, ये C2H5 है, और इधर क्या है? CH3। तो अलग अलग है, मतलब इसमें POS या COS नहीं आ सकती। अरे POS के C2H5 का मिरर इमेज CH3 थोड़ी ना हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो इसमें POS या COS नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। तो इसके बेटा टोटल 4 ही बनेंगे हम 2 की पावर n। अभी देखेंगे हम 2 की पावर n इज इक्वल टू 4। कोई मिरर, कोई मीजो नहीं बनेगा। नो मीजो कंपाउंड पॉसिबल, नो मीजो कंपाउंड पॉसिबल। क्लियर है बेटा? चलिए, अब हमारे पास नोट पॉइंट जो मैंने बताया था कि आपको बाद में लिखवाऊंगा कि मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और उसके इनएक्टिव होने का रीजन क्या होता है बेटा? हमारे पास इंटरनल कंपनसेशन, क्योंकि अंदर एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है सारी चीजें। रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, क्योंकि एक मिरर इमेज दूसरे मिरर इमेज, एक इनेंशियोमर है दूसरा इनेंशियोमर है, एक दूसरे को जो पीपीएल का रोटेशन है उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो वो बाहर वाले मॉलिक्यूल हो गए अलग अलग। क्लियर है बेटा? अलग अलग मॉलिक्यूल है तो एक्सटर्नल, विद इन मॉलिक्यूल हो रहा है तो इंटरनल। ठीक है, तो ये हमारे पास चीजें बेटा खत्म होती है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब एक कॉन्फ़िगरेशन और दिया जाता है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और एक और होता है इसके बाद थ्रियो और इराइथ्रो। ठीक है, तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन वैसे आप बाद में पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स वगैरह में 12th में भी, बट आप बुक वगैरह सोल्व करोगे तो हो सकता है इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाए काफी जगह। ठीक है, क्वेश्चन मतलब कैसे देखते हैं, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। इट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड एमाइनो एसिड। जनरली किसके लिए यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट और एमाइनो एसिड्स के लिए यूज होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बाद में पढ़ना आप, ठीक है, एमाइनो एसिड क्या होता है बाद में पढ़ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी डेफिनेशन देंगे तो उतना कुछ अपने पास टाइम भी नहीं है। इफ OH ग्रुप ऑफ लास्ट कार्बन, अब देखो डीएल कैसे देखना है। अगर हमारे पास OH ग्रुप है कहां पर? लास्ट कायरल कार्बन पर। कहां बेटा? लास्ट कायरल कार्बन पर OH ग्रुप अगर किधर है? राइट साइड है तो इसको हम बोलेंगे D, और अगर लेफ्ट साइड है तो क्या बोलेंगे बेटा? L। ठीक है, राइट साइड है तो D और अगर लेफ्ट साइड है तो L। इधर लिख देता हूं मैं, और अगर लेफ्ट साइड हुआ
देन L। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड हुआ तो क्या होगा बेटा, L। क्लियर है? देखो जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, लास्ट कायरल कार्बन देखना है, अभी मैं तो एक ही बना रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया OH, CHO, CH2OH, और इधर है हमारे पास H। ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है, इसमें हमें चेक करना है। तो अब देखो हमारे पास क्या है बेटा, इधर ये कायरल कार्बन थोड़ी ना है, कायरल कार्बन तो ये है हमारे पास। इसमें हमने देखा कि OH किधर है, राइट साइड में, OH किधर है, राइट में। इसका मतलब क्या हो गया, D। क्या हो गया बेटा, D कॉन्फ़िगरेशन है। बात समझ में आ गई? सिमिलरली अगर मान लो OH, इधर H, CHO, और इधर क्या होगा बेटा हमारे पास CH2OH। तो क्या जाएगा हमारे पास, OH लेफ्ट साइड में तो L। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा, क्या रहेगा बेटा, मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप को ऊपर ही रखना है मेन चेन में, हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप को ऊपर ही रखना है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी एट द टॉप ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। अगर दूसरे मतलब नीचे हुआ तो उल्टा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप CHO को नीचे करोगे ना, तो फिर अगर OH राइट में दिख रहा है तो लेफ्ट में हो जाएगा, लेफ्ट में दिख रहा है तो राइट में हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रूल है वो मेन फंक्शनल ग्रुप को टॉप पे रखते हुए। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये तो हो गया हमारे पास। अब अगर मान लो एक पॉइंट और लिखा देता हूं, वैसे पूछा नहीं जाएगा, बहुत कम चांस है, रेयर है, बट फिर भी बता देता हूं। मान लो कहीं क्वेश्चन मिल जाए आपको, बोलोगी सर ने पढ़ाया नहीं। इफ OH इज एब्सेंट, इफ OH इज एब्सेंट, अगर OH नहीं हो देन वी सी अकॉर्डिंग टू, या फिर वी सी NH2 ग्रुप। तो फिर उस वाले केस में किसको देखेंगे, NH2 ग्रुप को देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल से एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपके लिए, इधर ही दे देता हूं इसी डब्बे में। मान लो ऐसा कुछ हुआ, ये आ गया हमारे पास NH2 CH2OH मान लो, या CH3H, और ये आ गया हमारे पास COOH। ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड है। तो इस वाले केस में हमारे पास OH तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, NH2 है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये D कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये पूछ सकता है, बहुत कम आता है, वैसे आप बाद में पढ़ोगे, बट अभी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो क्या हमारे पास D। क्लियर है बेटा? चलिए, इसके बाद हमारे पास लास्ट है इसमें थ्रियो एंड इराइथ्रो आइसोमर्स। थ्रियो एंड इराइथ्रो आइसोमर्स क्या होता है, सेम ग्रुप आर इन सेम साइड। अगर हमारे पास सेम ग्रुप किधर है बेटा, सेम साइड में है, तो उस वाले केस में इराइथ्रो, और अगर सेम ग्रुप हमारे पास अपोजिट साइड में है तो थ्रियो। ऐसे याद रख सकते हो, ट्रांस अपोजिट साइड में होते थे तो T फॉर ट्रांस, T फॉर थ्रियो, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो बेटा, अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो अभी जो हमने किया वही बता देता हूं। जैसे OH OH, H H, COOH COOH। बताओ भाई क्या होगा, बताओ जल्दी से। ये OH ये OH अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो गया, थ्रियो। क्या हो गया बेटा, थ्रियो। तो एक बात समझ रहे हो आप, अगर हमारे पास फिशर में देखोगे आप ये चीज तब बता सकते हो भाई, हम क्या देख रहे हैं, सेम साइड या अपोजिट साइड, तो ये तभी देखोगे जब दो कायरल कार्बन होंगे। अरे दो कायरल कार्बन तो होने चाहिए ना, अकेले में कैसे बता दोगे? ठीक है ना, तो ये 3 हो गया, और अगर इसका इराइथ्रो बनाना चाहोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इसमें तो कुछ भी नहीं है यार, मतलब बहुत इजी है। OH OH, ठीक है, COOH, ये H ये H COOH। क्लियर है? तो ये हमारे पास इराइथ्रो आ जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो मीजो भी है। बिल्कुल मीजो है, बिल्कुल मीजो है, ये मीजो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, मीजो हो सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, मीजो भी है। बट अगर हमसे
थ्रियो और इराइथ्रो के बारे में बात करेंगे तो हम क्या बताएंगे, इराइथ्रो बताएंगे। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास हो गया। तो ये था बेटा हमारे पास किसके बारे में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, आरएस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, इनेंशियोमर, मीजो वगैरह सब कुछ। अब एक लास्ट हमें पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल। बाइफिनाइल में हमें कैसे देखनी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ये दे रखा है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। पहले तो ये देख लो कि ये ऑर्थो का मीनिंग क्या है, वैसे मैंने बता रखा है, बट अगर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भूल गए हैं तो वो इधर ध्यान दे। ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद ये बन गया बेंजीन, उसके बाद क्या बन गया, बेंजीन। देखो भाई दिख गया, ठीक है सर बेंजीन तो बना ही नहीं, बेंजीन बन गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये बेंजीन बन चुका है, आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो बन गया, ये हमारे पास है बेंजीन। क्लियर है, अब देखो ध्यान से, किसी भी ग्रुप के रेस्पेक्ट कहीं पे भी हो सकता है वो, मान लो मैं इधर से बताता हूं, ये ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में मेरे को बताना है कौन सा ऑर्थो होगा, कौन सा मेटा, कौन सा पैरा। तो इसके जो जस्ट पास वाली पोजीशन है उनको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। तो पास वाली पोजीशन कौन सी, एक तो ये है, एक ये है, तो ये आ गया हमारे पास ऑर्थो, ठीक है, और ये आ गई ऑर्थो। ऐसा कुछ नहीं है कि टॉप वाली पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जिस ग्रुप के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो उसके रेस्पेक्ट में, तो पास वाली पोजीशन ऑर्थो, अगर इसके रेस्पेक्ट में देखता तो ये और ये ऑर्थो हो जाती। क्लियर है, दूसरी वाली पोजीशन कौन सी होगी, मेटा, ये होगी हमारे पास मेटा, और ये भी क्या होगी बेटा, मेटा, बेटा मेटा, ठीक है, और जस्ट सामने वाली पोजीशन पैरा। क्लियर है बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए, पहले भी बता चुका हूं फिर बता दिया मैंने। क्लियर है, चलिए अब हम देखते हैं, बाइफिनाइल मतलब दो बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, तो पहले बाइफिनाइल बनाते हैं। तो अब आता है हमारे पास, देखो एक स्टेटमेंट अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बस साथ ही साथ में आपको स्टेटमेंट भी सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा स्टेटमेंट है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कंपाउंड में कायरल कार्बन ना हो। अभी तक हमने ऐसा पढ़ा है कि कंपाउंड में कायरल कार्बन होते हुए कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, मीजो वाला केस पढ़ा है हमने। बट अभी मेरा क्वेश्चन ऐसा ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि कंपाउंड में कायरल कार्बन ही ना हो और वो फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए। अगर आपसे ऐसा पूछ ले तो फिर आपका क्या जवाब होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ सर पॉसिबल है, हाँ सर पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखो ये हमारे पास आ गया भाई बेंजीन, बाइफिनाइल हो गया है, ये हमारे पास बाइफिनाइल है, ठीक है, इतने अच्छे बाइफिनाइल नहीं है बट ये बाइफिनाइल है, ठीक है, इधर लिखता हूं मैं बाइफिनाइल। ये बाइफिनाइल है, ठीक है। अब देखो इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन है क्या, मतलब कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है क्या, ये नहीं, सिंपल है, इधर भी H है इधर भी H है, सब जगह H है बेटा, ये H H H H, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अब ये बेंजीन है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये प्लेनर है बिल्कुल ऐसे, मतलब ये पूरी की पूरी बेंजीन इसी बोर्ड पे आ रखी है ऐसे ऐसे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रखी है, इसमें तो पीओएस है, अरे इसमें तो पीओएस आ रखी है ना, ऐसे कैसे कट कर दो, खूब सारी पीओएस है, ठीक है। तो पीओएस प्रेजेंट, पीओएस प्रेजेंट, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है बेटा, बाइफिनाइल देखा हमने सिंपल, तो ये ऑप्टिकली कैसा है, इनएक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये प्लेनर है, कैसा है बेटा, प्लेनर, ये स्ट्रक्चर कैसी है हमारी, प्लेनर है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो प्लेन में तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर हमारी प्लेन में है तो उसमें पीओएस चेक मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा अगर कंपाउंड हमारा प्लेन में है तो। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई सर, कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ना, ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा मतलब क्या होता है, चार, तो मतलब चार सब्स्टिट्यूशन लगेंगे, तो दो फिनाइल रिंग है तो ऑब्वियस सी बात है सर चार तो हो ही जाएंगे, इसमें तो हमें कोई समस्या नहीं है, तो हम चार सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं भाई, ठीक है। ये हमने चार सब्स्टिट्यूशन कर दिए क्या सर, पहले बेंजीन तो बना लो आप,
तो ये हमने बेंजीन बना दी भाई, ये बेंजीन बना दी, इधर भी बेंजीन बना दी, ठीक है, और ये हमने कर दिया इसमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, मतलब ये है, इधर है और इधर है, ठीक है। क्या लगा दिया इधर, बी आर आई आई बी आर, ये लगा दिया हमने, क्लियर है भाई। अब क्या हुआ, पहले तो हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन वाले केस में क्या था कि इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बिल्कुल छोटा था, बिल्कुल छोटा था, तो कोई समस्या नहीं थी। बट अभी क्या हुआ हमारे पास, अभी आगे इधर बल्कि ग्रुप, क्या आगे बेटा, बल्कि ग्रुप, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि इसका और इसका, अब ये क्या हो गया, झगड़ा होना स्टार्ट हो गया, इधर तो और भी ज्यादा झगड़ा होगा, इधर तो और भी ज्यादा झगड़ा होगा, इधर तो और भी ज्यादा झगड़ा होगा, क्योंकि इधर तो और बल्कि ग्रुप है, तो इसकी वजह से ये सेम प्लेन में नहीं रह पाते, ये किस में नहीं रह पाते, सेम प्लेन में नहीं रह पाते हैं, तो अभी ये प्लेनर नहीं रहेंगे, ठीक है। ये क्या है बेटा, सेम प्लेन में नहीं है, तो नॉट इन सेम प्लेन, बात समझ में आ रही है। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से, इधर इनके स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, एक पहले क्या थी हमारे पास, ध्यान से देखना, पहले हमारे पास थी दो रिंग, देखो ये बाइफिनाइल है, ये क्या हमारे पास बाइफिनाइल, एक ये है एक ये है, दोनों बाइफिनाइल है। स्टार्टिंग में ऐसे प्लेनर था तो मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल सकता था, अभी क्या हुआ, अभी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड में ये ऐसे हो गई, ध्यान से देखना कैसे हो गई बेटा, ऐसे परपेंडिकुलर दिख रही है सबको, परपेंडिकुलर हो गई है। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, जो पहले क्या था एक ही प्लेन में आ रहे थे सब, अभी क्या होगा, रुक तो रहा नहीं वैसे, ठीक है, पहले इधर समझ लो। अभी ऐसा है हमारे पास कि एक बी आर इधर है, एक आई इधर है, क्लियर है, एक बी आर इधर है, एक आई इधर है, इसी प्लेन में। और दूसरे वाले में क्या हुआ बेटा, दूसरे वाले में एक बी आर ऊपर की साइड जा रहा है, एक आई नीचे आ रहा है, क्लियर है। तो अब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है क्या, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है क्या, तो दिमाग में आता है कि सर दो ही प्लेन है, या तो मैं इस वाले प्लेन से कट करूंगा या फिर इस वाले प्लेन से कट करूंगा। पहले अगर मैं मान लेता हूं इस वाले प्लेन से कट किया, तो अगर इस वाले प्लेन से कट किया तो मैंने ऐसे कट किया, तो इधर की साइड ब्रोमीन बचा, इधर आई बचा, तो मिरर इमेज हुए क्या, नहीं हुए भाई, एक वैलेंस इधर बी आर है, एक आई है, देखो ना अलग अलग है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी क्या, सर नहीं आएगी। सर इस वाले से कट कर लो, इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी क्या, तो जब मैं इससे कट करूंगा तो इसकी एक ऊपर की वैलेंसी बी आर है, नीचे की आई है, बात समझ में आ रही है। मतलब जब दोनों रिंग परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो उस वाले केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो इस वाले केस में नो पीओएस, तो पीओएस नहीं है, तो ये कंपाउंड, कंपाउंड कैसा है बेटा, कंपाउंड कैसा हो गया, कायरल, कंपाउंड कैसा हो गया बेटा, ये कंपाउंड हो गया कायरल। और मैंने आपको बताया है कि मैं स्टार्टिंग से एक ही बात बोल रहा हूं कि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कंपाउंड का कायरल होना जरूरी है, और इधर हमारा कंपाउंड कायरल हो गया है, इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये कंपाउंड कैसा होगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात समझ में आ रही है बेटा, ये कंपाउंड कैसा हो, ऑप्टिकली एक्टिव, क्लियर है। अरे बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। और बोथ रिंग्स आर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, दोनों रिंग क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये कहानी मैंने लिखी होगी शायद, हाँ लिख रखी है, देखो, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अमोंग द सब्स्टिट्यूट, अमोंग द सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये रे बी आर आई, इनकी वजह से इट बिकम्स नॉन प्लेनर, रिंग क्या बन गई दोनों नॉन प्लेनर, कंपाउंड कैसा हो गया, नॉन प्लेनर, तो बोथ रिंग्स आर परपेंडिकुलर, तो इस वजह से क्या हो गया, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, कंपाउंड कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अब क्वेश्चन आता है दिमाग में, तो सर मतलब हमें यह देखना है कि अगर स्टेरिक रिपल्सन हुआ तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर बाइफिनाइल में हमने ऐसे लगा दिए जिनमें स्टेरिक क्राउडिंग हो रही है, तो क्या कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो उसका क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये भी नोट इंपॉर्टेंट है, अभी देखना ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है देखेंगे हम।
एक ये दे रखा है हमारे पास, नीचे किया थोड़ा, और एक ये दे रखा है। कहां दे रखा है, गायब हो गया, आ गया। ये हमारे पास दे रखे हैं बेटा। वैसे ये कॉमन सेंस वाली चीज थी, बट मुझे लग रहा है कि आप मिस्टेक कर सकते हो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इधर बी आर लगाया हमने, इधर भी बी आर लगाया हमने, इधर भी बी आर लगाया हमने, इधर भी बी आर लगाया हमने। या तो ऐसा केस आ जाए, ठीक है, या फिर कैसा आ जाए, एक और बनाते हैं बाइफिनाइल। गंदी सी स्ट्रक्चर बनी है, बट ठीक है। ये बेटा बन गया, ठीक है। ये अब इस वाले केस में क्या रखा है मैंने, इधर ये बी आर, इधर बी आर, और इधर मान लो मैंने रख दिया, जरूरी नहीं कि चारों बी आर ही हो, इधर मैं रख देता हूं जैसे C2H5, ठीक है, और इधर रख दिया मान लो मैंने आई, ऐसे रख दिया। या फिर इसको बी आर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं बी आर ही कर देता हूं जैसा हम पढ़ते आ रहे अभी। ये रख दिया बी आर, ठीक है। इस वाले केस में हमें देखना है, तो मेरा आंसर है कि बोथ कंपाउंड्स आर, आप बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या इनएक्टिव। तो बोथ कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बोथ कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। दोनों कंपाउंड कैसे है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा, दोनों कंपाउंड कैसे है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब क्यों हुए ऑप्टिकली इनएक्टिव, देखो दोनों रिंग परपेंडिकुलर है क्या, हाँ दोनों रिंग परपेंडिकुलर है, इसमें भी बोथ रिंग्स आर परपेंडिकुलर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोथ रिंग्स आर परपेंडिकुलर, ये साइन होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में है, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री, ठीक है। इधर भी क्या है बेटा, बोथ रिंग्स आर परपेंडिकुलर, बोथ रिंग्स आर परपेंडिकुलर, बोथ रिंग्स आर परपेंडिकुलर। तो फिर सर क्या हुआ ऐसा कि दोनों रिंग परपेंडिकुलर होते हुए भी दोनों रिंग परपेंडिकुलर होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रही है, तो उसका सीधा सा आंसर यही है जो हमने अभी पढ़ा। क्या है बेटा, देखो ये हमारे पास फिर से, और ये हमारे परपेंडिकुलर प्लेन में है, बट अभी आप किसी भी एक पर सेम रख दो वैलेंसी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर भी बी आर ऊपर वाले में, अभी तो इसमें तो चारों ही बी आर है, इधर बी आर, इधर बी आर, इस पे भी बी आर। कोई से भी प्लेन से कट कर लो, अगर आप इससे कट करोगे, इससे मतलब इस वाले मोबाइल को हाफ में कट कर रहे हो, इस वाले मोबाइल, तो इधर भी आ आएगा, इधर भी आ आएगा, सेम आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। ये तो हाफ में कट हो ही रहा है, ये भी ऐसे कट हो रहा है वर्टिकली, बात समझ में आ रही है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, क्योंकि इधर बी आर, इधर बी आर। पहले क्या प्रॉब्लम थी, इधर बी आर आ रहा था, इधर आई आ रहा था, पहले इधर बी आर आ रहा था, इधर आई आ रहा था। बात समझ में आ रही है, अरे समझ में आ रहा है, पहले इधर बी आर आ रहा था, इधर आई आ रहा था, बट अभी वो केस नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, इस वाले केस में क्या प्रॉब्लम है, इसमें भी ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है। क्यों, क्योंकि इस रिंग में तो कोई समस्या नहीं है, इस रिंग को मैं हाफ में कट कर दूंगा। भाई बात समझ में आ रही है ना, जब इसको कट करूंगा तो इसमें बी आर, इसमें बी आर, तो दोनों साइड बी आर आ जाएंगे, तो मैं एक रिंग में अभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो किसी भी अगर एक प्लेन से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है तो पीओएस तो आ ही गया, और अगर पीओएस आ गया तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब इस पे बी आर, इस पे बी आर, फिर से मैंने ऐसे कट किया, ऑप्टिकल इनएक्टिव। हाँ मैं मान रहा हूं इस पे बी आर, इस पे सीएल है, सॉरी इस पे बी आर, इस पे आई है, तो बेटा इसको तो मैं ऐसे कट कर रहा हूं ना, ऐसे, तो ये तो आधा इधर आधा इधर आ रहा है, आधा इधर आधा इधर आ रहा है, तो आधा बी आर इधर गया, आधा आई इधर, आधा बी आर इधर, आधा आई इधर, तो ये तो सिमेट्री की कट हो ही गया। इस वाले में ऐसा हो रहा है कि एक, इस वाले में ऐसे कट हो रहा है कि हमारे पास ऐसे कट हो रहा है, मतलब बी आर ऊपर, तो इसमें भी बी आर आ रहा है, ये तो आधा आधा कट हो रहा है, मतलब
बी आर आधा अंदर आधा बाहर, आधा आई अंदर आधा बाहर, तो आधा वैसे कट हो गया, इसमें रिंग आधी कट हो रही है, तो आधी रिंग ये हमारे पास और आधी रिंग ये है, तो दोनों सेम है। बात समझ में आ रही बेटा? तो इस वाले केस में हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो कुल मिला के हमारे पास क्या होना चाहिए कि दोनों वैलेंसी, जो जीआई वाली कंडीशन थी यार, जीआई वाली कंडीशन, ये दोनों कार्बन पर क्या होनी चाहिए, अलग अलग वैलेंसी होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास था कुल मिला के ऑप्टिकली एक्टिव कैसे देखेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे देखेंगे, ये सारी बात है। अब हम बात करते हैं कि स्टीरियो आइसोमर कैसे काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे बेटा? स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। अच्छा, अब एक बार मैं आपको वो होमवर्क वाला क्वेश्चन करा दूं। होमवर्क वाला क्वेश्चन करते हैं जो हमारा बचा हुआ है। होल्ड होल्ड कहां है भाई, होल्ड कहां है, ये रहा। क्या बोल रखा है? इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट बाय ए कंपाउंड इन ए स्पेसिफिक सॉल्वेंट, ठीक है, थ्रो टू बी कायरल, इट मे मीन्स दैट, तो द कंपाउंड इज सर्टेनली मीजो, देयर इज नो कंपाउंड इन द सॉल्वेंट, द कंपाउंड मे बी रेसमिक मिक्सर, और द कंपाउंड इज सर्टेनली कायरल। बताओ भाई क्या होगा, क्या होगा? तो हमारे पास एक ही कंपाउंड दे रखा है, तो उस कंपाउंड में हमारे पास क्या दे रखा है? इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, तो ये तो फिक्स है कि हमारे पास वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि पीपीएल का रोटेशन कितना है हमारे पास? 0। पीपीएल का रोटेशन कितना है बेटा? 0 रोटेशन है पीपीएल का। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद बोल रखा है कि कंपाउंड तो कायरल है, इट में मीन्स दैट, तो अब वो देखो ध्यान से देखना, उसने बोल रखा है कोई स्पेसिफिक सॉल्वेंट में, किसी सॉल्वेंट में वो कंपाउंड है, ठीक है। तो अब बोल रखा है कि द कंपाउंड इज सर्टेनली मीजो, देयर इज नो कंपाउंड इन द सॉल्वेंट, तो बी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है, बी और डी तो रॉन्ग है, ठीक है। अब हमारे पास आता है कंपाउंड मे बी ए रेसमिक मिक्सर और द कंपाउंड इज सर्टेनली मीजो, तो अगर हमारे पास, उसने ऐसा नहीं बोला है मिक्सर ऑफ कंपाउंड है, मिक्सर तो नहीं है, तो उसने क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक ही कंपाउंड है, तो अगर एक ही कंपाउंड है तो एक कंपाउंड है ना, तो उस वाले केस में हम क्या बोलेंगे? इसको मीजो बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? मीजो। थोड़ा सा डाउट रहेगा क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे को लैंग्वेज ठीक नहीं लग रही है। लैंग्वेज ठीक क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला है कि प्योर कंपाउंड है क्या। प्योर कंपाउंड मतलब इनेंशियोमेरिकली प्योर है क्या। इनेंशियोमेरिकली प्योर का मतलब क्या है कि फुली एक मेरे पास मिरर इमेज वगैरह कुछ नहीं है उसकी, ठीक है। अगर वो बोलता है कि एक कंपाउंड है, ठीक है, अब उसने एक कंपाउंड बोला है तो एक ही कंपाउंड होगा, क्योंकि अगर मान लो, ध्यान से देखना, मैं मीजो क्यों टिक किया, रेशमिक क्यों नहीं किया, क्योंकि हो सकता है काफी बच्चों के रेशमिक का है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास OHHCH3 और इधर C2H5 ये है, और एक इसका मैंने मिरर इमेज ले लिया, ये है H, ये है OH, ये है CH3 और ये है C2H5, क्लियर है? एक दूसरे के मिरर इमेज है। क्या ये कंपाउंड सेम है? नहीं है, कंपाउंड तो अलग है ना भाई ये। अरे ये कंपाउंड अलग है तभी तो एक दूसरे के आइसोमर है ये। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अगर ये कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर है तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूं कि इनको एक कंपाउंड थोड़ी ना मानूंगा, कंपाउंड अलग अलग है, एक का कन्फिगरेशन अलग आएगा, एक का अलग आएगा, इसलिए मैं इसको मीजो टिक कर रहा हूं, ठीक है। वैसे इनको बताना चाहिए सही से कि वो किस टाइप से बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसका रेशमिक बुआ, तो हो सकता है जिस ईयर में ये क्वेश्चन आया है तब मे बी ये बोनस हो गया हो, मे बी, क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ठीक है भाई। चलिए अभी हम बात कर रहे थे किसकी? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर की। किसकी बात कर रहे थे? कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो अब हमारे पास स्टीरियो, अब ध्यान से देखना, अगर उसने वर्ड बोला है स्टीरियो आइसोमर, इसका मतलब ध्यान से देखेंगे, स्टीरियो आइसोमर अगर वो बोल रहा है इसका मतलब उसने GI प्लस OI दोनों काउंट हो रहे। स्टीरियो आइसोमर अगर उसने बोला है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर दोनों काउंट हो रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इतना क्लियर है भाई? अगर उसने क्या बोला आपसे, कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर में बोल रखा है कि स्टीरियो आइसोमर काउंट करने तो GI प्लस OI दोनों हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे तो केस फर्स्ट है हमारे पास, व्हेन ऑल स्टीरियो आइसोमर्स आर एसिमेट्रिक, मतलब कंपाउंड में सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है,
तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, तो उस वाले केस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2 रेज पावर n। कितना आ जाएगा बेटा? 2 रेज पावर n आएंगे हमारे पास, ठीक है। n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ OI सेंटर प्लस GI सेंटर, दोनों आएंगे बेटा। अब GI सेंटर बोला है मतलब वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पर GI हो रही है, ठीक है ना। एग्जांपल देख लेते हैं हम। अच्छा, ये मेरे पास नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर है टोटल, ठीक है। अब जब कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है तो इस कंपाउंड का कोई भी आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा। तो अगर मैं इसमें, अब देखो कॉमन सेंस वाले फॉर्मूले बनेंगे। अब ये नहीं इनको याद करते हुए चल रहे हो, याद नहीं रखना है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि आगे आपको कैसे करने हैं। तो अगर वो आपसे पूछे कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ इनेंशियोमर, पेयर ऑफ इनेंशियोमर, तो पेयर ऑफ इनेंशियोमर क्या बोलोगे? अगर मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव कितने बेटा? ए, इसको मैं क्या, ठीक है, मतलब 2 की पावर n बाई 2 कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा? 2 की पावर n बाई 2। तो मतलब आप मैथ्स वाले नहीं हो इसलिए 2 की पावर n इंटू 2 की पावर, ये ऊपर आएगा -1, तो इसको मैं ले सकता हूं 2 की पावर n-1, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन देखते हैं, तो इस टाइप से आप कर सकते हो बेटा। एग्जाम्पल देखो भाई, क्या है हमारे पास। मान लो ऐसा दे दिया उसने CH3 CHOH CH2 CH CH3 COOH, ये कंपाउंड है। और उसने बोल रहा, उसने क्या बोला हमसे कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताओ। क्या बताओ? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो अगर उसने स्टीरियो आइसोमर पूछा है तो मैं पहले चेक करूंगा कि स्टीरियो आइसोमर GI तो नहीं है, GI नहीं हो रही है इसमें क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं दिख रहा मेरे को। कायरल सेंटर काउंट करेंगे। ये क्या कायरल है? बिल्कुल सर। ये क्या कायरल है? बिल्कुल सर। 2 कायरल है। सिमेट्री दिख रही है क्या? नहीं, दूर दूर तक नहीं। COH एक ही है मेरे पास, दूसरा COH है ही नहीं, OH एक ही है, तो सिमेट्री आएगी नहीं। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने आ जाएंगे मेरे पास? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2 रेज पावर n, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2, n की वैल्यू कितनी आ गई इसमें? 2, तो इज इक्वल टू 4। कितने आ गए बेटा? 4, ठीक है। अब 4 कैसे बनेंगे मैं ये भी बता देता हूं। एक का कॉन्फ़िगरेशन होगा R, इसका अगर R हुआ तो दूसरे का R हो सकता है, ठीक है। एक तो ये बन गया एक कंपाउंड, एक का R दूसरे का S। तीसरा क्या बनेगा? अब इसका चेंज कर रहा हूं मैं, इसका S, इसका सेम रखा मैंने S। और चौथा क्या हो सकता है? इसका S, चौथा क्या होगा? इसका S, इसका R, ठीक है। अरे भाई एक का R, एक का R, एक का R, एक का S, एक का S, एक का S, एक का S, दूसरे का R, तो ऐसे करके 4 आए, ठीक है भाई। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करा देता हूं। ये दे रखा है हमारे पास, फिर से वही नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर काउंट करने। क्या करने बेटा? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। टाइम बहुत लग गया है वैसे हमें, ठीक है। मैंने सोचा था आज कन्फर्मर्स पूरे हो जाएंगे बट मेरे को लग नहीं रहा। तो नेक्स्ट वाला लेक्चर में हम कन्फर्मर्स पढ़ेंगे, मतलब अभी एक स्टार्ट तो आज हो ही जाएगा, उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे बेटा? हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट वगैरह ना। हाँ भाई, क्या दे रखा है हमारे पास? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो अब देखो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर पूछा है, इसका मतलब GI प्लस OI, इसका मतलब क्या हुआ? GI प्लस OI, तो GI प्लस OI। क्लियर है?
अब देखते हैं हम भाई कायरल। देखो पहले तो कायरल कितना है हमारे पास, ये कायरल है क्या, बिल्कुल है, आगे तो चेक करने की जरूरत नहीं है। जीआई सेंटर है क्या कोई, बिल्कुल जीआई सेंटर भी एक, इधर जीआई हो रही है हमारे पास, देखो एक H एक CH3 एक H एक पूरा ग्रुप। क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिक है, क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिक है, नहीं कंपाउंड सिमेट्रिक नहीं है, देख लो कहीं भी नहीं हो रहा, इधर CH3 C2H5 CH3 मतलब ही नहीं सिमेट्रिक होने का। इसका मतलब एक हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 2, n की वैल्यू कितनी आ गई 2, बात समझ में आ गई बेटा, n की वैल्यू कितनी है 2, एक ये एक ये। तो अब फॉर्मूला लगा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2 रेज पावर n मतलब 2 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब देखो 4 कैसे आया, ध्यान से देखना, एक ही स्टीरियो आइसोमर है तो इसके तो मतलब एक ही ऑप्टिकल है, तो या तो ये R होगा या S होगा, ठीक है। तो अब देखना, ये मैंने बोला R के साथ ये GI है, ये तो GI है ना, तो R के साथ क्या हो सकता है, ये सिस ट्रांस नहीं EZ बोल रहा हूं मैं, अच्छा सिस ट्रांस भी बोल सकते हैं HH है, तो R के साथ ये सिस हो सकता है और R के साथ ये ट्रांस भी हो सकता है, R के साथ सिस भी हो सकता है, R के साथ ट्रांस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारे पास, ये R ना होके क्या आ गया बेटा, दूसरा हमारे पास S होगा, क्या होगा, S के साथ सिस हो सकता है और S के साथ ट्रांस भी हो सकता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, R के साथ सिस, R के साथ ट्रांस, S के साथ सिस, S के साथ ट्रांस। तो अब ये दोनों और ये दोनों इनेंशियोमर है, ये इनेंशियोमर है और ये भी इनेंशियोमर है, ठीक है। क्यों बोला मैंने ऐसा, मैंने आपको बताया कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक दूसरे के इनेंशियोमर नहीं हो सकते, हमेशा क्या होते हैं बेटा, GI हमेशा डायस्टीरियोमर होते हैं। तो ये भी सिस है ये भी सिस है, एक R एक S, इसलिए एक दूसरे के इनेंशियोमर है। सिमिलरली ट्रांस ट्रांस इनेंशियोमर, ये और ये डायस्टीरियोमर, ये और ये डायस्टीरियोमर, क्योंकि ये सिस है ये ट्रांस है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा, अरे समझ में आ रही, तो टोटल मेरे पास कितने हैं 4, टोटल कितने 4, ठीक है। GI कितने 2, एक सिस एक ट्रांस, बात समझ में आ रही है। तो GI 2 पूछेगा नहीं आपसे। अब अगर आपसे पूछता है इनेंशियोमर पेयर कितने बन रहे हैं, तो पेयर कितने बन रहे हैं 2, क्यों, क्योंकि टोटल अगर मेरे पास 4 है तो चारों के चारों ऑप्टिकल एक्टिव तो है ही, तो हाफ कर दो बस 4 का। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, व्हेन देयर इज इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है। केस 2 देखो, पहले केस 2 पढ़ते हैं, हाँ, व्हेन देयर इज इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर एंड वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर इज सिमेट्रिकल, अगर हमारे पास कोई एक आइसोमर कैसा आ गया बेटा, सिमेट्रिकल आ गया, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, इस टाइप का सिमेट्री वाला हमने GI में भी पढ़ा था। अब देखना ध्यान से, केस थर्ड भी इसका बनता है, केस थर्ड क्या बनेगा, when there is odd number of chiral center and one of the stereoisomer is asymmetric, मतलब उस सॉरी सिमेट्रिक वाला ही आएगा, when there is odd number of chiral carbon and one of the stereoisomer is symmetric, तो उसका फॉर्मूला भी बनता है, बट उतने आपके नहीं आने वाले हैं, उसका फॉर्मूला गंदा सा बनेगा 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर p माइनस 1/2, ठीक है। तो उतना उसमें भी फिर अलग अलग आएंगे, तो वो मतलब नहीं है पढ़ने का उतना, ठीक है। तो हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं आपको। अब ध्यान देंगे भाई, सिमेट्रिक है तो जैसा हमारे पास GI में फॉर्मूला आया था, किसमें आया था, GI में, सेम टू सेम इधर आएगा। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे हमारे पास, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1, यही फॉर्मूला हमने उधर पढ़ा था, सेम फॉर्मूला पढ़ा था हमने किधर, GI में, क्लियर है भाई। तो वही फॉर्मूला है, अलग कुछ नहीं है, बात समझ में आ रही है, अलग कुछ भी नहीं है, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। अब ये जो दोनों पार्ट है ना, ये अलग अलग पार्ट है हमारे पास, ये और ये अलग अलग है, कैसे अलग है देखना। अब मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ एक्टिव आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स,
ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, तो वो कितने होंगे बेटा, उसको ऑप्टिकली एक्टिव है तो ए बोल रहा हूं मैं, एक्टिव है तो ए इज इक्वल टू फर्स्ट वाला पार्ट 2 की पावर n माइनस 1, ये है हमारे पास ए, और ये भाई साहब है एम, एम मतलब मीजो, और मीजो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, मीजो भी बोल सकते हैं, ठीक है, और उसको मैं डिनोट कर रहा हूं स्मॉल एम से, तो वो कितना आ जाएगा 2 की पावर p माइनस 1। अच्छा p क्या है सर, p वही है सेम, p इज इक्वल टू n/2, और n बताने की जरूरत नहीं है, n वही है सेम जो हमारे पास लास्ट में था कि GI सेंटर प्लस OI सेंटर। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन देखते हैं अब हम। टार्टरिक एसिड का ले लेते हैं हमारे पास एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल सा, क्या है हमारे पास CH COOH, और इधर आ गया OH CH OH COOH, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है, क्लियर है भाई ये बात, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, कायरल कार्बन है नहीं, ये कायरल है बिल्कुल, ये भी कायरल है बिल्कुल है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, n की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमारे माइंड में आया कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक वाला केस आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक वाला केस आ रहा है, तो वो ऐसे पता लगेगा, ये दोनों कायरल है, इसकी वैलेंसी देखो H H OH OH COH COH, और चौथी वैलेंसी क्या है इसकी, ये ग्रुप जिसपे CH OH COH है, इस कार्बन की भी चौथी वैलेंसी CH OH COH, तो सारी वैलेंसी सेम आ रही है, इसका मतलब ये सिमेट्री वाला केस है। तो अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहले A, तो A इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू शानदार तरीके से 2 है, तो 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 1, और टफ कैलकुलेशन के साथ आंसर आता है हमारा 2, ठीक है। इसके बाद स्मॉल m क्या बोलता है, स्मॉल m बोलता है 2 की पावर p माइनस 1, p इज इक्वल टू n/2, तो 2/2 1। क्लियर है, तो इधर से आ गया हमारे पास 2 की पावर 2/2 मतलब 2 की पावर 1 इज इक्वल टू, क्या हो गया सॉरी, p की वैल्यू बनाइए ना 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 0, और 0 मतलब 1, तो m कितना है 1 और a कितना है 2, और ये हमने बनाए भी हैं, ये हमने बनाए भी हैं, देखो ये बना रखे, कहां बना रखे बताओ, ये रहे, कहां रहे, ये रहे, ये दोनों a है और ये m है। क्लियर है भाई, अरे क्लियर है ये चीज, बात समझ में आई या नहीं आई बताओ भाई, बात समझ में आई या नहीं आई, तो ये हमारे पास आ गए क्या, ये हमारे पास था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है, ये हमारे पास क्या था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसके बाहर वो कुछ भी नहीं पूछेगा, इसके बाहर आपके नीट में कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारा आइसोमेरिज्म का लास्ट पार्ट जो कि क्या है कन्फर्मर्स, वो पढ़ते हैं भाई, ठीक है, तो कन्फर्मर्स क्या होते हैं क्या है, तो वो सारी चीज हम पढ़ेंगे, बट ये आ गया भाई हमारे पास कन्फर्मेशनल एनालिसिस या कन्फर्मर्स आइसोमर्स, आइसोमर वर्ड यूज कम करते हैं, क्यों करते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है इसमें कन्फर्मेशनल एनालिसिस क्या होता है, ये पढ़ाने से पहले इसमें कुछ प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज होने वाले हैं, वेज डैश वाला यूज नहीं होता है, तो वो हम वैसे भी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिशर वाला भी यूज नहीं होगा, यहां मेनली जो यूज होते हैं हमारे पास सोहार्स, और एक दूसरा आएगा हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो सबसे पहले उनको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो सोहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये देखेंगे, तो सोहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, वाई का खेल है, किसका खेल है, कैपिटल वाई का, सर ये क्या बोल रहे हो आप, तो कैपिटल वाई का खेल है, तो क्या होता है भाई देखो, हम बनाते हैं शानदार तरीके से वाई, क्या बनाते हैं वाई, ठीक है बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं, तो ये हमने बनाया, ऐसा ही होता है क्या भाई, नहीं सर ऐसा तो नहीं होता,
ये यार मैं बना के रखने वाला था बट बनाया नहीं क्योंकि जिससे टाइम ज्यादा लगता है। अभी ये आ गया हमारे पास, ठीक है भाई। इस टाइप का जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला होगा उसको हम बोलते हैं सोहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इनकी देखो ऐसे बनाने की नीड क्यों हुई, क्योंकि हमारे पास क्या होता है भाई, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, इधर भी कार्बन है, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज को तो टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर होता है ना, बट हमें एक ही प्लेन में, पेपर वाले प्लेन में बनाना है हमें, तो उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिए। अब सोहार्स वाई टाइप में मिलेगा आपको, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब आपको देखना कैसे है, इसको इधर से देखोगे, इधर से राइट, इधर की साइड से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, पेन दूसरा मिलेगा क्या, एक सेकंड रुकना ना, देखते हैं पेन है क्या दूसरा। पेन हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, ठीक है चलो, पेन नहीं दिखाई दे रहे तो फिर से हम इधर से स्टार्ट करेंगे। देखो भाई ऐसे है, मान लो ये अभी आपको y दिखाई तो दे रहा है ऐसे, ये y ऐसे है, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे देखना है, आपको चीजें ऐसे दिखनी चाहिए, ऐसे, बात समझ आ रही बेटा, आपको ऐसे चीजें दिखनी चाहिए, ए ये है, बी है, क्लियर है, और सी नीचे की साइड है, क्लियर है। इस टाइप से आपको चीजों को देखना है, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास ए बी आ गया और सी नीचे की साइड है, 3 कार्बन। अब देखो ये अगर ऐसे है तो ए के पीछे ए आ रहा है, ए के पीछे क्या आ रहा है ए, बी के पीछे क्या आ रहा है बी, और सी के पीछे क्या आ रहा है सी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा, ए के पीछे क्या आ रहा है ए आ रहा है, बी के पीछे बी आ रहा है, और सी के पीछे सी आ रहा है। तो इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, इक्लिप्स फॉर्म, बाद में भी बताऊंगा वैसे में। ये हमारे पास इक्लिप्स फॉर्म है, ठीक है, जब एक दूसरे को सेम कवर कर रहे हैं, ए के पीछे क्या आ रहा है ए, बी के पीछे बी, और सी के पीछे सी आ रहा है, ठीक है। दूसरी फॉर्म क्या होती है इसकी, दूसरी भी देख लो भाई, एक और हम बनाते हैं इसको, इक्लिप्स को मैं इधर लिखता हूं, उधर हम दूसरी बनाएंगे। ये कौन सी फॉर्म है बेटा, इक्लिप्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है इधर, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, उल्टा कर देना है, एक सीधा वाई दूसरा उल्टा वाई, एक सीधा वाई दूसरा उल्टा वाई। तो अब इस वाले केस में जस्ट अपोजिट होनी चाहिए चीजें, क्या होनी चाहिए बेटा, अपोजिट। अपोजिट बोले तो इधर देखो हमारे पास ये सी है, तो ये सी एक दूसरे के 180 डिग्री पर, ठीक है, ये सी है हमारे पास, ये सी। अब देखो ये किधर जा रहा है हमारा, ये वाली चीज बाहर की साइड आ रही है, तो ये अंदर वाली साइड पे, तो इसको मैंने बी कर दिया, इसको बी कर दिया, इसको ए कर दिया, इसको ए कर दिया, क्लियर है। इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं एंटी फॉर्म। क्या बोलते हैं, एंटी फॉर्म, या फिर ये किसकी फॉर्म, स्टैगर्ड भी बोल देते हैं बेटा, काफी जगह क्या मिलता है आपको लिखा हुआ स्टैगर्ड, क्या होता है वो सारी चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सोहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, सोहार्स में कैसे चीजों को दिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या आता है बेटा, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसने क्या बोला कि सबसे पहले फर्स्ट सेलेक्ट ए बॉन्ड अक्रॉस विच वी आर ड्रॉइंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले हम वो बॉन्ड सेलेक्ट करेंगे जिसके अबाउट हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने वाले हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल। क्या लिया हमने, ये मैं लेता हूं, जैसे मान लो सी सी, और ये आ गया हमारे पास, क्या लिखूं मैं बताओ, H2, इधर भी लिख दिया H2, और इधर आ गया Z, इधर आ गया Z, ये हमारे पास दे रखा है। तो जो बॉन्ड सेलेक्ट कर रहे हैं हम, वो बॉन्ड ये है बेटा, सबसे पहले बॉन्ड सेलेक्ट करना है, तो बॉन्ड सेलेक्ट किया हमने, तो ये हमारा वो बॉन्ड है जिसके अबाउट हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने वाले हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड, मैक्सिमम जगह आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड ही मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारे पास 2 कार्बन है, तो फॉर द फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, फ्रंट कार्बन के लिए हम यूज करेंगे, और रियर कार्बन के लिए या बैक कार्बन के लिए यूज करेंगे। फ्रंट कार्बन के लिए हम यूज करते हैं बेटा डॉट। क्या यूज करते हैं, डॉट। तो ये हो गया हमारे पास डॉट, ठीक है। और रियर कार्बन या बैक कार्बन के लिए क्या देखते हैं बेटा, सर्कल। क्या बनाएंगे, सर्कल, ठीक है। अब
ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं डॉट पीछे बना दूं, सर्कल उसके बाहर बना दूंगा तो चीजें दिखेंगी नहीं, ठीक है, मतलब इधर तो दिख जाएगा, ठीक है, बट आप अगर मान के चलिए इधर कोई बड़ी चीज है और छोटी चीज पीछे, तो दिखेगा कैसे? वैसे भी डॉट इधर लगाया जाता है, ठीक है, डॉट सामने लगाया जाता है, तो डॉट वाला कार्बन हो गया फर्स्ट। तो मेरे पास ये 2 कार्बन है, तो इसको मैं बोल रहा हूं 1 और इसको बोल दिया मैंने 2। तो फर्स्ट पहले कार्बन को बनाते हैं। तो पहला कार्बन मैंने बनाया डॉट से, ठीक है। अब डॉट वाले कार्बन पर क्या है? 2 H है, 2 क्या है? H और एक क्या है? Z। 2 H है और एक क्या है? Z। तो क्या होगा बेटा? 2 H 1 Z है, तो देखो 2 H 1 Z, तो मैं इसको Z बोल दिया, ये H और ये H। क्लियर है? ये हमारे पास 1 वाला कार्बन हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये 1 कार्बन है, मैंने लिख भी दिया इधर, इसको मैं 1 लिख देता हूं, ये क्या हमारे पास 1 है। क्लियर है? इसको Z की जगह कुछ और कर देता हूं जिससे आपको अभी स्टार्टिंग में समझ में आए। Y कर दिया, मान लो क्या है ये? Y। अब दूसरा कार्बन बनाना है हमें, रियर कार्बन। तो रियर कार्बन क्या होगा हमारे पास? सर्कल। तो ये हमने बना दिया सर्कल। दूसरे कलर से बनाए? बिल्कुल दूसरे से बनाना है सर। तो ये हमने बना दिया सर्कल। तो और सर्कल थोड़ा बड़ा करें, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल आ गया। अब सर्कल से ही कनेक्टेड होंगे। अब ध्यान देना, जो दूसरी वैलेंसी है वो हमारी सर्कल से ही कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास बाकी क्या करते हैं हम, ऐसे ही अभी दूर दूर बना देता हूं जिससे आपको दिखे सही से। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हो गया, मतलब इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इसके इस टाइप से आएंगे, ठीक है। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या बन गया बेटा? 2 H 1 Y है, तो एक H ठीक है, H और इधर आ गया Y, मान लो ऐसा कुछ बना दिया हमने। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गया? न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या गया बेटा? न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या देखना है आपको? सर्कल वाली जो ज्योमेट्री होती है वो न्यूमैन होती है। सोहार्स, ठीक है, वाई टाइप की। सोहार्स क्या है बेटा? वाई टाइप की है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूले आगे की हमें किसको किससे डिनोट करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कन्फर्मेशनल एनालिसिस होता क्या है। तो देखो डेफिनेशन अब आते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऑब्वियस सी बात है, दोनों चीजें सेम होनी ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर ये वाला पार्ट हम स्टीरियो आइसोमर के उसमें पढ़ रहे हैं, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म तभी होगी जब हमारे पास स्ट्रक्चरल नहीं होगी, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो क्या आ गया? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप्स इन स्पेस। ये वाली चीज यहां तक सेम डेफिनेशन थी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की भी सेम डेफिनेशन थी, इवन जीआई की भी सेम थी। क्लियर है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब उसके बाद आएगा विच आर इंटरकन्वर्टेबल, विच आर इंटरकन्वर्टेबल आर नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमर। मतलब एक नई चीज आई है कि जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, और इंटर कन्वर्टेबल भी कब बेटा? एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, उन टाइप के आइसोमर्स को, उन टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम? कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर्स। स्टडी ऑफ ऑल दीज कन्फर्मेशंस ऑन बिहाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से हम अभी इनकी स्टडी करेंगे, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इनका एनालिसिस करना। किनका? कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर्स का। इसलिए इसको बोलते हैं हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस। क्या बोलते हैं बेटा? कन्फर्मेशनल एनालिसिस। अब हम कैसे ये चीज देखेंगे, ये सारी चीज हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो क्या है हमारे पास। कन्फर्मेशंस आर इंटर कन्वर्टेबल, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। रिमेन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम अभी आप चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। टॉटोमेरिज में जैसे हमने बताया, उधर भी क्या होता है? इनोल कीटोफॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। सिमिलरली इसमें भी
जो हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर्स होंगी वो स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में कंटिन्यू चेंज होती रहती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑल्सो नॉन एज रोटामर्स, इनको क्या बोलते हैं बेटा, रोटामर्स, रोटेट होते रहते हैं। नॉट ट्रू आइसोमर्स, इनको हम ट्रू आइसोमर्स नहीं बोलते, इसीलिए मैंने उधर आइसोमर वर्ड यूज नहीं किया था। ठीक है, वैसे काफी जगह आपको आइसोमर्स लिखे मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं उस चीज से। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं कि सर आप बात कर रहे हो कि ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं, तो ऐसी क्या समस्या आई कि बाकी इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते थे? मतलब जो जीआई के लिए हमने बोला था कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, इंटर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें क्या वो चीज है जिसकी वजह से इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं? पॉइंट नंबर 1। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, बताते हैं अभी। तो अब आता है हमारे पास कन्फर्मेशनल एनर्जी। तो देखो क्या होता है कन्फर्मेशनल एनर्जी, द रोटेशन बैरियर इज नोन एज कन्फर्मेशनल एनर्जी। जो रोटेट करने के लिए जो बैरियर होता है भाई, जो दो कंपाउंड है अगर वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो रहे, रोटेट नहीं हो रहे, तो वो जो एनर्जी है, रोटेशनल बैरियर जो है, रोटेशनल एनर्जी बैरियर है, उसको हम बोल रहे हैं बेटा कन्फर्मेशनल एनर्जी। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब कन्फर्मेशनल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कैसे पता लगाएंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन एंड लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। ठीक है, हम अभी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी जो अभी बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे इन सब का एनालिसिस करते हैं, तो उनमें मोस्ट स्टेबल जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी और लीस्ट स्टेबल जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उन दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या होता है हमारे पास, ये होता है बेटा। क्लियर है? क्लियर है बात? अब कौन स्टेबल होगा कौन नहीं होगा वो सारी चीज हम अभी बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो अब आते हैं हम बेटा कि अब देखो, अब जब रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, जैसे मेरे पास मैं सिंपल सा कंपाउंड बनाता हूं। अच्छा, एक पॉइंट और देखेंगे हम कि ये जो रोटेशनल आइसोमर है, तो अब मेरे को रोटेट तो करना है, तो रोटेट करना है तो एट लीस्ट फॉर कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर्स मिनिमम 3 सिग्मा बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। एटलीस्ट 3 सिग्मा बॉन्ड तो प्रेजेंट होने ही होने चाहिए कंटिन्यू। ठीक है, तभी हम किसी को रोटेट कर पाएंगे। भाई देखो, ऐसे इंटर कन्वर्ट नहीं होंगे कि 3 मेरे पास है ही नहीं तो फिर मैं कैसे रोटेट करूंगा। जैसे अब देखो, इसको हम सिंपल समझे, क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड आया, ये कंपाउंड है भाई मेरे पास, इधर है एक्स, ठीक है, और इधर है, ये मान लो कि ये मेरे पास अगर 2 ही सिग्मा आते हैं। ठीक है, अभी मैंने 2 ही सिग्मा लिए, ध्यान से समझना। अगर मैं 2 ही सिग्मा लेता हूं, अब इसमें मेरे को रोटेट करके देखना है, तो अगर मैं इस बॉन्ड को कितना भी रोटेट करूं, ऐसे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अरे कुछ चेंज आएगा क्या स्ट्रक्चर में? नहीं आएगा। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? एक सेकंड रुकना, मैं पेन लेता हूं अभी, है ना। ठीक है, और ये म्यूट नहीं होगा। एक एक पेन चाहिए, पेन। हाँ, कोई भी, मतलब सिंपल लिखने वाला भी चलेगा, समझाना है कुछ। हाँ भाई, तो अब देखो हमारे पास अगर इस टाइप से रहता है, जैसे मान लो मेरे पास ये एक बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आएगा, तो अगर मैं उसको रोटेट कर रहा हूं तो पोजीशन चेंज होगी नहीं। एक तो ये हमारे पास आ गया जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर है? एक और बना देता हूं आपके लिए जिसमें मैं 3 सिग्मा बॉन्ड रखता हूं। ये जैसे मान लो एक्स सी, और इधर सी, और इधर मान लो मैंने रख दिया वाई। क्या रख दिया बेटा? वाई। ठीक है, हाँ। अब देखो हमारे पास ये आगे भाई हमारे पास पेन। ठीक है,
अब देखो, अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो ये मेरे पास ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। अब अगर मैं एक कार्बन को रोटेट कर रहा हूं, जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, तो कुछ चेंज पता लग ही नहीं रहा, कुछ चेंज पता लग ही नहीं रहा। लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। बोलो भाई, लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो इस वाले केस में हमें कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो रही, पता ही नहीं लग रहा कुछ, ठीक है। तो 2 सिग्मा से हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस नहीं कर सकते, 2 सिग्मा से हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस नहीं कर सकते। तो मिनिमम कितने चाहिए? 3। कैसे चाहिए 3? देखो, अब हमारे पास तीसरा मान लो ऐसा आ गया, ठीक है। अब जब मैं इस बॉन्ड को रोटेट करूंगा, ध्यान से देखना ब्लैक वाले को, अब जब मैं रोटेट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है हमारे पास? ये देखो अलग अलग हर एक एंगल पर। अब देखो ये हमारे पास स्टार्टिंग में ऐसे थे, मैंने रोटेट करना किया इस एंगल पर, फिर इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, ऐसे रोटेट होता जा रहा है और मेरे को अलग अलग कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर मिल रही है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे समझ में आ रही नहीं आ रही? तो कितने सिग्मा हुए? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो मिनिमम 3 सिग्मा चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कंटिन्यू कितने सिग्मा होने चाहिए? मिनिमम 3 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अच्छा, और जो हम ये रोटेशन कर रहे थे, ये जो हम रोटेशन कर रहे थे, तो इस वाले केस में हमारे पास क्या है बेटा? इस वाले केस में हमारे पास क्या है? कितने एंगल थे ये जिस पे हम रोटेट कर रहे थे? सर ये तो बहुत सारे बन रहे हैं। बहुत सारे बोले तो क्या बोलते हैं बहुत सारे को? सर इनफाइनाइट। क्या बोल रहे हैं बेटा? इनफाइनाइट। तो सर इनफाइनाइट एंगल होते हैं, इसका मतलब कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर किसी भी सिग्मा बॉन्ड के अबाउट जहां पर हो सकती है, ठीक है, जहां पर हो सकती है, तो उस वाले केस में टोटल कितनी स्ट्रक्चर्स होती है? इनफाइनाइट। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि CH4 में कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर होगी क्या? CH4 के कन्फर्मेशन बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। इसमें कहां बनेंगे? हमारे पास तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 ही सिग्मा आ रहे ना। अरे बोलो भाई, 2 ही सिग्मा आ रहे, 3 सिग्मा है नहीं, तो CH4 में नहीं बनेंगे। क्या सर इथेन में बनेंगे? इथेन में पॉसिबल है क्या? इसको थोड़ा अच्छे से लिखे, CHHH। क्या सर इथेन के स्ट्रक्चर्स कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है क्या? बताओ भाई। बिल्कुल सर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तीसरा कोई सब ले लो 3 सिग्मा। बात समझ में आ रही बेटा? तो इस टाइप से इथेन के पॉसिबल है, बट मिथेन में पॉसिबल नहीं है, इधर पॉसिबल है। ठीक है। टोटल कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट। टोटल कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मर्स अक्रॉस ए गिवन सिग्मा बॉन्ड। किसी भी सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस हमारे पास कितने होते हैं? इनफाइनाइट कन्फर्मर्स होते हैं। बट जिनकी हम स्टडी करने वाले हैं वो कितने बेटा? वो हमारे पास 3 ही है जिनको हम स्टडी करेंगे। एक है हमारे पास इक्लिप्स, एक है हमारे पास स्टेगर्ड और एक है स्क्यू फॉर्म। ठीक है, ये 3 है। अब ये वो चीज है बेटा जो हमें कन्फर्मर्स के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा तो उसमें हमें बेसिक चीजें, बेसिक डेफिनेशंस वगैरह पता होनी चाहिए थी। कन्फर्मेशन, इनेंशियोमर क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर क्या होते हैं, कायरल का मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पीपीएल का मीनिंग क्या है। सेम अभी जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा तो इक्लिप्स, स्टेगर्ड, स्क्यू वगैरह सारी चीजें यूज में आएंगी। ठीक है, और बाकी भी जो हमने बात की है, सोहार्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, वो भी यूज में आएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा कि जो हम ये एंगल की बात कर रहे थे, जो हम इस एंगल की बात कर रहे थे, किस एंगल की? इसकी। इस एंगल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? डाइहेड्रल एंगल। तो क्या दे रखा है डेफिनेशन? देखो पहले, एंगल बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स कंटेनिंग फ्रंट एंड बैक एटम्स वैलेंसीज। क्लियर है? उनको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल थीटा। काफी जगह आपको ओमेगा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, बट मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, कैसा? CX3Y3, ये लिखा मैंने, CX3Y3 है मेरे पास। तो द एंगल बिटवीन CX एंड CY इन XCCY व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड अलोंग CC बॉन्ड। CC बॉन्ड के अलोंग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाऊं, CC, इधर आ गया हमारे पास X X X, ठीक है, इधर Y, ये Y और ये Y। तो जिस बॉन्ड के अबाउट हम कन्फर्मर्स देख रहे हैं वो हमारे पास ये बॉन्ड है, CC बॉन्ड। कौन सा बोल रखा है उसने? CC बॉन्ड। तो ये हमारे पास आ गया। क्लियर है?
तो अब इसका ये कौन सा प्रोजेक्शन बना रखा है उसने, न्यूमैन। तो न्यूमैन में ये हमारे पास मैंने मान लिया फ्रंट कार्बन, इसको 1 बोल रहा हूं, इसको 2 बोल रहा हूं। तो फ्रंट कार्बन ये है, सही है क्या? नहीं, फ्रंट ये नहीं, फ्रंट तो डॉट वाला होता है ना। तो ये फ्रंट कार्बन है जिसमें F लिख रहा हूं मैं, ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया, ठीक है। कैसे पता लगा? क्योंकि मैंने पहले से बना रखे हैं आपके लिए। तो ये फ्रंट है जिसपे तीनों वैलेंसी कौन सी है, X वाली, और दूसरा कौन सा है, Y, ठीक है, जो सर्कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो एंगल है ये दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। इसी एंगल को हम बोल रहे हैं थीटा। क्या बोल रहे हैं? थीटा। बात समझ में आ रही है? तो अब ये एक ही कार्बन पर नहीं है, अलग अलग कार्बन पर है। तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, ठीक है। एक वैलेंसी हो गई X, ये हो गई हमारे पास X वैलेंसी, ठीक है। और Y वैलेंसी क्या हो गई हमारे पास, Y ये आ गई। अब देखो ये हमारे पास क्या दिख रहा है अभी, हाँ अब ये एंगल कुछ भी नहीं है, अब देखो ये एंगल आ गया। तो अब ऐसे तो आपको लगेगा कि ये एक साथ है, बट एक साथ नहीं, देखो दूर दूर है वो। बात समझ में आ रही है? तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। देखो चेंज होता जा रहा है। तो इनफाइनाइट एंगल पॉसिबल है 360 डिग्री से, भाई कितना, 0 डिग्री के बाद 0.1 डिग्री, 0.002 डिग्री, 0.5 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, ऐसे बहुत सारे एंगल बनेंगे हमारे पास। इनफाइनाइट एंगल बनते हैं, इसीलिए इनफाइनाइट कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर होती है। तो डाइहेड्रल एंगल समझ में आ गए होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे हम रोटेट करते हैं, अलग अलग एंगल पे अलग अलग कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर्स बनेंगे हमारे पास, ठीक है भाई। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास आता है कि इक्लिप्स फॉर्म क्या होती है, ठीक है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन क्या होता है और स्क्यू कन्फर्मेशन क्या होता है। तो अभी 146 हो गया है, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं हम आज की क्लास को। नेक्स्ट क्लास में हम, अब देखो ध्यान से सुन लेना, नेक्स्ट में हम बेटा ये खत्म करेंगे, उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और मैं फिर से बता रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का लेक्चर नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो जो मेन जीओसी अभी स्टार्ट होने वाली है वो समझ में नहीं आएगी, नहीं समझ में आने वाली है। बेसिक में बताऊंगा, उसी से पूरी जीओसी खत्म हो जाएगी रिलेट कर करके, ठीक है। और अगर वो चीज आपने अटेंड कर ली है, अगर अटेंड कर ली तो समझाने की गारंटी मेरी है। अगर लेक्चर देख ले तो समझाने की गारंटी मेरी है। बट अगर आप बेटा लेक्चर नहीं देखते हो तो मेरे पास पुड़िया नहीं है, ठीक है, कि चूरन की पुड़िया दी और जीओसी समझ में आ गई, क्वेश्चंस बन गए, वो नहीं है मेरे पास, ठीक है। हाँ क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे सारे, अगर आप क्लास अटेंड करते हो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। मेंस तक के क्वेश्चंस आप इससे कर सकते हो, कोई भी नहीं अटकेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही है। तो अच्छे से लेक्चर देखेंगे, खुद के नोट्स बनाएंगे, बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।